गरबा के ढोल की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। रंगीन रोशनियों के नीचे महिलाएं चमकीले लहंगे पहनकर गोल घेरे में घूम रही थी। बच्चे हाथों में डांडिया लिए दौड़ रहे थे और मंच के पास खड़े लोग मोबाइल उठाकर वीडियो बना रहे थे। लेकिन ईशानी त्रिवेदी को उस समय ना संगीत सुनाई दे रहा था, ना लोगों की हंसी। उसकी निगाहें मैदान के दूसरे छोर पर खड़ी सफेद रंग की नई 7 सीटों वाली एसयूवी पर जमी थी। गाड़ी के बोनेट पर लाल और सुनहरे रंग का बड़ा सा रिबन बंधा था। सामने गेंदे की मालाएं लटक रही थी। तन्वी कार के दरवाजे से टिक कर खड़ी थी। उसने गहरे हरे रंग का महंगा लहंगा पहना था। हाथ में चमकती हुई चाबी थी और चेहरे पर ऐसा गर्व था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसके पास खड़ी सुधा त्रिवेदी बार बार लोगों से कह रही थी कि छोटी बहू की खुशी के लिए उन्होंने वर्षों की बचत लगा दी। ईशानी के हाथ में पकड़ा मोबाइल कांपने लगा। स्क्रीन पर बैंक का वही संदेश खुला था जिसे उसने 6 दिन पहले कई बार पढ़ा था। 18 लाख सफलतापूर्वक सुधा त्रिवेदी के खाते में स्थानांतरित किए गए। उस समय यह पैसा एक गंभीर हृदय रोग के इलाज के लिए दिया गया था। ईशानी को बताया गया था कि यदि कुछ दिनों के ऑपरेशन नहीं हुआ तो सुधा की जान खतरे में पड़ सकती है। आज वहीं सुधा मंच के पास खड़ी थी, तेज आवाज में हंस रही थी, मेहमानों को मिठाई खिला रही थी और तन्वी के हाथ में नई गाड़ी की चाबी थमा रही थी। ईशानी के बगल में खड़े निखिल का चेहरा असामान्य रूप से शांत था। वह ना गुस्से में चिल्लाया, ना अपनी माँ की ओर बढ़ा। उसने बस गाड़ी के सामने लगे छोटे बोर्ड की तस्वीर ली जिस पर बुकिंग की तारीख लिखी थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह गाड़ी उसी शाम बुक हुई थी जिस सुबह हमने पैसे भेजे थे। ईशानी के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन इस टूटन की शुरुआत उस गरबा मैदान से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत 6 दिन पहले इंदौर के पुराने त्रिवेदी निवास के भोजन कक्ष से हुई थी, जहां सुधा ने कांपती आवाज में कहा था कि उनके दिल का एक वाल्व कभी भी काम करना बंद कर सकता है। 6 दिन पहले ईशानी सुबह 5 बजे 45 पर उठ गई थी। अक्टूबर की हल्की ठंड अभी पूरी तरह नहीं आई थी, लेकिन हवा में नवरात्रि का उत्साह साफ महसूस होता था। आसपास के घरों से देवी के भजन सुनाई देने लगे थे। किसी घर में प्रसाद के लिए सुनी भुनी जा रही थी तो कहीं आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी। ईशानी ने रसोई में गैस जलाई और स्टील की केतली पे चा चढ़ा दी। उनका घर इंदौर के एक शांत मध्यम वर्गीय इलाके में था। 2 कमरों का यह मकान पुराना था, लेकिन ईशानी ने उसे साफ सुथरा और मसहूर बनाए रखा था। बैठक में हल्के भूरे रंग का सोफा था। दीवार पर उसकी 7 वर्षीय बेटी आराध्या की चित्रकारी लगी थी और खिड़की के पास एक छोटी लकड़ी के मेज पर स्कूल की किताबें करीने से रखी थी। बरसात के दिनों में बैठक की एक दीवार से नमी उतर आती थी। आराध्या का कमरा इतना छोटा था कि पढ़ने की मेज रखने के बाद अलमारी का दरवाजा पूरा नहीं खुलता था। इसलिए ईशानी और निखिल कई वर्षों से एक नए फ्लैट के लिए पैसे जोड़ रहे थे। उन्होंने किसी को बताए बिना इंदौर के बाहरी हिस्सों में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के लिए 18 लाख अलग रखे थे। अगले महीने बुकिंग की अंतिम तारीख थी। निखिल नहाकर बाहर आया तो ईशानी ने उसके सामने 4 चाय रख दी। वह त्रिवेदी होम व्यूज नामक परिवारक व्यवसाय की उत्पादक इकाई संभालता था। यह कारोबार उसके दिवंगत पिता ने वर्षों पहले छोटे स्तर पर शुरू किया था। अब देवास की औद्योगिक पट्टी में उनका कारखाना था, जहां पर्दे, कुशन कवर, बेड रनर और होटल के लिए सजावटी कपड़े बनाए जाते थे। कानूनी रूप से व्यवसाय का अधिकांश हिस्सा अब निखिल के नाम था, लेकिन घर और रिश्तेदारी में सब मानते थे कि अंतिम निर्णय सुधा का ही होगा। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक कारोबार संभाला था। इस संघर्ष ने उन्हें परिवार में असाधारण अधिकार दिया था। समस्या यह थी कि वह इस अधिकार को जिम्मेदारी नहीं, अपना जन्मसिद्ध नियंत्रण समझने लगी थी। निखिल का छोटा भाई यशवर्धन उत्पादन या वित्तीय अनुशासन में कभी रुचि नहीं ले पाया। कभी उसने ऑनलाइन फर्नीचर बेचने का काम शुरू किया, कभी प्रीमियम मसालों की फ्रेंचाइजी लेने की बात की, तो कभी किसी मित्र के साथ इवेंट कंपनी खोलने लगा। हर योजना कुछ महीनों में बंद हो जाती और हर बार सुधा कहती कि लड़का अभी सीख रहा है। यशवर्धन निखिल से केवल 4 साल छोटा था, लेकिन परिवार में उसके लिए हमेशा छोटा बच्चा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उसकी गलती को अनुभव की कमी कहा जाता, उसका फर्ज निवेश माना जाता और उसकी लापरवाही को संवेदनशील स्वभाव का नाम दे दिया जाता। उसकी पत्नी तन्वी को महंगे कपड़े, रेस्तरां, घूमना और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना पसंद था। वह बात बहुत मीठी करती थी और हर रिश्तेदार की पसंद याद रखती थी। किसी चाची को कौन सी मिठाई पसंद है, किसी मौसी से बेटे की परीक्षा कब है और किस त्योहार पर किसे फोन करना है, उसे सब पता रहता था। इसी कारण बहुत कम समय में उसने परिवार के बीच अपनी जगह बना ली थी। ईशानी इसके ठीक विपरीत थी। वह कम बोलती, खर्च का हिसाब रखती और वादे करने से पहले अपनी क्षमता देखती थी। विवाह से पहले उसने लेखा और लागत नियंत्रण में काम किया था। शादी के बाद सुधा के कहने पर उसने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि परिवार को लगा कि घर और व्यवसाय दोनों संभालने वाली बड़ी बहू की जरूरत है। कुछ वर्षों बाद जब कारोबार में हिसाब गड़बड़ाने लगा, तब उसे ईशानी ने सहायता मांगी थी। वह सप्ताह में 4 दिन देवास के कारखाने जाती, खरीद के बिलों की जांच करती
और मजदूरों के वेतन की सूची तैयार करती। फिर भी परिवार की बैठकों में उसे बाहरी व्यक्ति की तरह बैठाया जाता। उस सुबह निखिल जल्दी कारखाने जाने वाला था। उसने अखबार मोड़कर रखते हुए कहा, आज माँ के घर जाकर पूजा की तैयारी देख लेना, कल से गरबा शुरू है। वह कह रही थी कि तन्वी अकेले सब नहीं संभाल पाएगी। ईशा ने हल्का सा मुस्कुराई। तन्वी ने कल 3 घंटे बाजार में लहंगा चुना है, पूजा का सामान लेने के लिए शायद समय नहीं बचा होगा। निखिल उसकी आवाज में छिपी थकान पहचान गया। वह कुर्सी पीछे खिसका कर उसके पास आया। मुझे मालूम है कि हर काम तुम्हारे ऊपर डाल देना ठीक नहीं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में झगड़ा बढ़ाना भी सही नहीं होगा। ईशानी ने उत्तर नहीं दिया। यह वाक्य वह 6 वर्षों से अलग अलग रूप में सुन रही थी। किसी विवाह में चुप रहो क्योंकि मेहमान आए हैं, दिवाली पर चुप रहो क्योंकि त्योहार है, किसी की बीमारी में चुप रहो क्योंकि समय ठीक नहीं, किसी बच्चे के जन्मदिन पर चुप रहो क्योंकि खुशी का दिन है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि परिवार में सच बोलने के लिए कभी कोई सही समय नहीं आने वाला। दोपहर तक वह सुधा के घर पहुंच गई। वह मकान इंदौर की पुरानी बस्ती में बना 2 मंजिला घर था। प्रवेश द्वार पर पीतल की घंटियां लटकती थी। आंगन में तुलसी का चौरा और बैठक में भारी नक्शा फर्नीचर रखा था। दीवारों पर निखिल के पिता की तस्वीर थी। वह लगभग हर तस्वीर में यशवर्धन पिता के पास खड़ा था, जबकि निखिल किसी कोने में गंभीर चेहरा लिए दिखाई देता था। सुधा बैठक के बीच रखे दीवान पर बैठी थी। तन्वी उनके पैरों में तेल लगा रही थी। पंडित जी ने कलश की सूची भेज दी। फूल, नारियल, चुनरी और 9 तरह का अनाज आज ही लेना होगा। ईशानी ने अपना बैग एक ओर रखा। मैं रास्ते में बाजार गई थी, ज्यादातर सामान ले आई हूँ, सिर्फ ताजे फूल कल सुबह लेने होंगे। सुधा ने सूची देखी भी ने कहा, तन्वी को साथ ले जाती तो वह बेहतर चीज चुनती। तुम्हें हर बार साधारण सामान ही पसंद आता है। तन्वी ने तुरंत मधुर स्वर में कहा, माँ जी, दीदी ने मेहनत की है, उन्हें कुछ मत कहिए। मैं शाम को सजावट के लिए कुछ और ले आऊंगी। यह उसका परिचित तरीका था। पहले वह सुधा को शिकायत करने का अवसर देती, फिर ईशानी की ओर से उदारता दिखाकर स्वयं को समझदार साबित करती। बाहर से सुनने वाले को लगता कि वह बड़ी बहू का पक्ष ले रही है, लेकिन वास्तविकता में वह सुधा के मन में पहले से मौजूद तुलना को और मजबूत कर देती थी। ईशानी ने बहस नहीं की। वह रसोई में चली गई और प्रसाद के लिए सामग्री व्यवस्थित करने लगी। कुछ देर बाद यशवर्धन घर आया। उसकी आवाज आंगन से ही सुनाई दे रही थी। वह फोन पर किसी से कह रहा था कि अगले सप्ताह तक भुगतान कर देगा और उसे सिर्फ 2 दिन का समय चाहिए। फोन काटने के बाद वह सीधे माँ के पास गया। सुधा ने चिंतित होकर पूछा, फिर किसका फोन था? एक सप्लायर था, मामूली बात है। आप कितने पैसे देने हैं? हर्षवर्धन ने ईशानी की ओर देखा और आवाज में धीमी कर ली, करीब 5 लाख। ईशानी के हाथ रुक गए। केवल 1 महीने पहले सुधा ने कारखाने से 4 लाख निकाल कर यशवर्धन को दिए थे। उस समय कहा था कि वह राशि एक व्यापारिक ऑर्डर में फंसी है। अब नया भुगतान सामने आ गया था। सुधा ने तुरंत कहा, निखिल से बात करूंगी। यशवर्धन ने नाराज होकर कहा, भैया को हर बात बताने की जरूरत नहीं। वह पहले 10 सवाल पूछेंगे, फिर हिसाब मांगेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर का बेटा नहीं, कोई कर्मचारी हूँ। ईशानी खुद को रोक नहीं सकी। व्यवसाय के पैसे का हिसाब मांगना गलत नहीं है। पिछले महीने जो रकम दी गई थी उसका भी कोई बिल नहीं आया। सुधा का चेहरा कठोर हो गया। तुमसे किसने पूछा? तुम सिर्फ खाते देखती हो। परिवार के फैसले अभी भी मैं करती हूँ। मैं परिवार का फैसला नहीं कर रही, सिर्फ यह कह रही हूँ कि मजदूरों की दिवाली की अग्रिम राशि अगले महीने देनी है। बिना हिसाब के पैसा निकालेगा तो परेशानी होगी। सुधा ने ताना मारा, जिस दिन से तुमने कागज पकड़ने शुरू किए हैं, इस घर में रिश्ते कम और नियम ज्यादा हो गए हैं। परिवार भरोसे से चलता है, रसीदों से नहीं। तन्वी ने यशवर्धन को पानी देते हुए धीमी आवाज में कहा, छोड़िए ना, दीदी को लगता है कि जो पैसा उनके सामने दर्ज नहीं हुआ वह चोरी हो गया। ईशानी ने उसकी ओर देखा। तन्वी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के भीतर चुनौती थी। वह जवाब देने ही वाली थी कि सुधा ने अचानक अपना हाथ छाती पर रख लिया। पहले सभी को लगा कि वह क्रोध के कारण सांस संभाल रही है, लेकिन अगले ही क्षण उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी उंगलियां दीवान की चादर में घस गई और वह आगे झुककर तेज सांस लेने लगी। तन्वी चीख पड़ी। यशवर्धन दौड़कर माँ के पास आया। ईशानी ने तुरंत पानी दिया और नाड़ी देखने लगी कोशिश की। सुधा की हथेली ठंडी थी। वह कांपती आवाज में बोली, छाती में बहुत तेज दबाव है, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। कर्णफूल बाज में पहले ईशानी ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन उठाया, लेकिन सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, मैं सुबह ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। निखिल या ईशानी को किसी जांच की जानकारी नहीं थी। यशवर्धन ने पूछा, आप अकेले क्यों गई थी? सुधा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा गैस या कमजोरी होगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि दिल का एक वाल्व बुरी तरह खराब हो चुका है। तन्वी उठकर अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक भूरा लिफाफा लेकर लौटी। उसमें जांच रिपोर्ट, कुछ स्कैन और डॉक्टर की लिखावट वाला एक पन्ना था। ईशानी ने दस्तावेज हाथ में लिए। चिकित्सा की भाषा वह पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन रिपोर्ट पर गंभीर वाल्व विकार, शीघ्र शल्य चिकित्सा और उच्च जोखिम जैसे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे।
सुधा रोते हुए कहने लगी, डॉक्टर ने कहा है कि कभी भी हालत बिगड़ सकती है, कुछ दिनों में प्रक्रिया नहीं हुई तो खतरा बढ़ जाएगा। ईशानी ने पूछा, कौन से अस्पताल में दिखाया था? एक हृदय रोग केंद्र है, तन्वी के जानने वाले ने समय दिलवाया। डॉक्टर का नाम क्या है? सुधा ने आंखें बंद कर ली, मुझे याद नहीं। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद किसी का नाम याद रहता है क्या? यशवर्धन ने रिपोर्ट ईशानी के हाथ से ले ली। अभी सवालों का समय नहीं है, पहले इलाज की व्यवस्था करनी होगी। तन्वी ने आंसू पोंछते हुए बताया कि निजी अस्पताल ने प्रारंभिक जमा राशि के रूप में 18 लाख रुपए मांगे हैं। इसके बाद अतिरिक्त खर्च अलग होगा। पैसों दो दिनों में भीतर जमा नहीं किए गए तो निर्धारित समय किसी दूसरे रोगी को दे दिया जाएगा। ईशानी का मन डूब गया। 18 लाख वही राशि थी जो उसने और निखिल ने फ्लैट के लिए जमा की थी। यह बात घर में केवल सुधा को मालूम थी। कुछ महीने पहले उन्होंने ही ईशानी से पूछा था कि नया घर लेने के लिए कितनी रकम बची है। यशवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, कारोबार में पैसा फंसा हुआ है। अगर सप्लायर का भुगतान रुक गया तो मेरा काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। तन्वी ने तुरंत उसका समर्थन किया, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी गहनों के बारे में भी पूछा, लेकिन इतने कम समय में सही कीमत नहीं मिलेगी। सुधा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल ईशानी की ओर देखा। उस नजर में विनती थी, लेकिन साथ ही एक अनकहा आदेश भी था। जैसे परिवार के सभी लोग जानते ही हो कि अंतिम समाधान कौन देगा। ईशानी ने धीरे से कहा, मैं निखिल को बुलाती हूँ, हम डॉक्टर से बात करेंगे और अस्पताल जाकर खर्च समझेंगे। सुधा अचानक दिल मिला उठी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर हर चीज की जांच क्यों करनी है? डॉक्टर ने लिखा है, रिपोर्ट सामने है और मैं तुम्हारे सामने दर्द से बैठी हूँ। क्या इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए? ईशानी ने संयम बनाए रखा। इलाज बड़ा है, दूसरा चिकित्सीय मत लेना सामान्य बात है, इससे इलाज में मदद मिलेगी। यशवर्धन ने कटु स्वर में कहा, जब आपने माता पिता का पर खर्च करना होता है तो लोग दूसरी राय नहीं पूछते, लेकिन सांस के लिए पैसा निकालना हो तो 10 प्रमाण चाहिए। यह वाक्य जानबूझकर ईशानी को चोट पहुंचाने के लिए कहा गया था। उसके माता पिता उज्जैन में रहते थे। पिता सेवानिवृत्त शिक्षक थे और माँ गठिया के कारण ज्यादा चल नहीं पाती थी। फिर भी उन्होंने कभी बेटी से आर्थिक सहायता नहीं मांगी थी। इसके बावजूद हर परिवार विवाद में यह संकेत दिया जाता कि ईशानी अपना पैसा मायके के लिए बचा रही है। निखिल आधे घंटे में घर पहुंचा। ईशानी ने उसे फोन पर केवल इतना कहा था कि माँ की तबीयत गंभीर है। वह सीधे सुधा के पास गया, उनके कंधे पर हाथ रखा और रिपोर्ट देखने लगा। उसकी आंखें हर पन्ने पर अपेक्षा से अधिक देर तक टिकी रही। सुधा ने रोते हुए कहा, मुझे पता था तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। जब तक मैं मर ना जाऊं शायद तुम दोनों को संतोष नहीं होगा। निखिल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, विश्वास और इलाज की सही जानकारी अलग बातें हैं। मैं अस्पताल को अभी फोन कर देता हूँ। तन्वी ने जल्दी से कहा, अभी फोन करने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ऑपरेशन में है। उन्होंने कहा है कि पहले जमा राशि भेजिए, फिर भर्ती की प्रक्रिया होगी। निखिल ने उसकी ओर देखा, किस खाते में पैसा जमा करना है? माँ जी के खाते में। अस्पताल में हमारे जानने वाले भुगतान कराएंगे, सीधे अस्पताल के खातों में क्यों नहीं? तन्वी एक पल के लिए चुप हुई, फिर बोली, वहाँ पैकेज अलग तरीके से बनता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। निखिल की आंखों में संदेह की एक हल्की रेखा उभरी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रिपोर्ट की तस्वीर ली और माँ से कहा कि वह अगले दिन उन्हें स्वयं अस्पताल ले जाएगा। सुधा ने अपना हाथ खींच लिया, मेरे इलाज का फैसला मैं कर चुकी हूँ, मुझे किसी दूसरे अस्पताल में घुमाकर समय बर्बाद मत करना। तुम्हारे पिता के बाद मैंने इस घर को अकेले संभाला है, मुझे यह भी पता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है। यशवर्धन ने माँ के पीछे खड़े होकर कहा, भैया पैसे की व्यवस्था करनी है तो कीजिए, माँ को तनाव देकर हालत खराब मत कीजिए। ईशानी ने देखा कि निखिल की मुट्ठी बंध गई थी। वह माँ से बहस कर सकता था पर वर्षों की आदत से उसे रोक लिया। बचपन से उसे सिखाया गया था कि माँ के संघर्ष के सामने अपनी अहमियत छोटी होती है। निखिल के पिता की मृत्यु तब हुई थी जब दोनों भाई कॉलेज में थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी। उस समय व्यवसाय कर्ज में था। सुधा ने घर के गहने गिरवे रखे, मजदूरों से समय मांगा और धीरे धीरे कारोबार बचाया। निखिल ने पढ़ाई छोड़कर कारखाने में काम शुरू किया था, जबकि यशवर्धन को पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर भेजा गया। सुधा अक्सर कहती थी कि निखिल समझदार था, इसलिए उसे जल्दी जिम्मेदारी दी गई। यशवर्धन संवेदनशील था, इसलिए उसे बचा कर रखना पड़ा। यही अंतर आगे चलकर परिवार का स्थायी नियम बन गया। मजबूत रह समझने जाने वाले से त्याग मांगा गया और कमजोर कहे जाने वाले को हर परिणाम से बचाया गया। उस शाम ईशानी और निखिल घर लौटे तो दोनों चुप थे। आराध्या ने उत्साह से बताया कि स्कूल में गर्भाभ्यास हुआ है और वह गुलाबी चिया चोली पहनेगी। ईशानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन बेटी के कमरे की नम दीवार देखकर उसकी आंखें भर आई। रात को आराध्या सो गई तो निखिल ने भोजन की मेज पर रिपोर्ट फैला दी। उसने एक एक पन्ने की तस्वीर बढ़ाकर देखा।
कुछ पन्नों पर अस्पताल का नाम अलग फोंट में था तो कुछ जगह तारीख हाथ से सुधारी गई प्रतीत होती थी। डॉक्टर की मोहर भी साफ नहीं थी। ईशानी ने पूछा, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? निखिल ने तुरंत आरोप लगाने से इनकार किया। मुझे सिर्फ जानकारी अधूरी लग रही है। दिल का बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन ना भर्ती की तारीख है, ना डॉक्टर का पूरा नाम, ना अनुमति खर्च का आधिकारिक पत्र। हो सकता है माँ डर गई हो, उन्हें कागज समझ नहीं आए हो सकता है, इसलिए सुबह अस्पताल से बात करूंगा। ईशानी कुर्सी पर बैठ गई। पैसे की अंतिम तारीख परसों है। अगर सच में जोखिम है और हमारे जांच से समय निकल गया तो निखिल ने उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहती हो? ईशानी ने जवाब देने से पहले आराध्या के कमरे की ओर देखा। 18 लाख केवल नया घर खरीदने की राशि नहीं थे, उसमें उसकी नौकरी छोड़ने के बाद की छोटी बचत थी। निखिल की अतिरिक्त शिफ्टों की कमाई थी, त्योहारों पर कम किए गए खर्चे थे और वे यात्राएं थी जिन्हें उन्होंने हर वर्ष अगले साल के लिए टाल दिया था। लेकिन दूसरी तरफ एक माँ की जान थी, भले ही सुधा ने उसके साथ न्याय न किया हो। ईशानी उस भय के साथ नहीं जी रह सकती थी कि पैसे बचाने के कारण इलाज रुक गया। उसने धीरे से कहा, अगर रिपोर्ट सही है तो हम फ्लैट बाद में ले सकते हैं। आराध्या कुछ साल और इसी कमरे में रह लेगी, लेकिन अगर माँ को कुछ हो गया तो हम यह सोचकर नहीं जी पाएंगे कि हमारे खाते में पैसे पड़े थे। निखिल ने सिर झुका लिया। मुझे माँ के इलाज पर पैसा खर्च करने के कोई आपत्ति नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारी करुणा को फिर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ईशानी को यह बात कठोर लगी, फिर भी वह जानती थी कि निखिल बिना कारण ऐसा नहीं कर रहा। पिछले वर्षों में सुधा कई बार बीमारी, परिवार की प्रतिष्ठा और पिता की स्मृति का सहारा लेकर उससे फैसले मनवा चुकी थी। अगली सुबह 6 बजे सुधा का फोन आ गया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा कि रात भर सांस लेने में परेशानी रही। फिर पूछा कि पैसे कब भेजे जाएंगे। ईशानी ने सुझाव दिया कि वे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। सुधा नाराज हो गई। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जिस डॉक्टर ने मुझे देखा है वही मेरा इलाज करेगा। पहले जैसे पैसे जमा होंगे, फिर वह समय देगा। कम से कम अस्पताल का पूरा नाम बता दीजिए। तन्वी सब संभल रही थी। उसे परेशान मत करो। फोन कटते ही तन्वी का संदेश आया। उसने लिखा था कि सुधा मानसिक रूप से टूट चुकी है और उन्हें लगता है कि बड़ा बेटा तथा बड़ी बहू पैसे बचाने के लिए इलाज टाल रहे हैं। अगले संदेश में उसने लिखा कि यदि रिश्तेदारों को बात पता चली तो परिवार की बहुत बदनामी होगी। ईशानी ने संदेश निखिल को दिखाया। उसने फोन मेज पर रखते हुए कहा, यह इलाज की जानकारी नहीं है, यह दबाव है। लेकिन माँ की आवाज़ सच में कमजोर लग रही थी। मैंने अस्पताल के नंबर पर फोन किया, जिस नाम से यह रिपोर्ट है वहाँ से किसी ने गोपनीयता का कारण बताकर जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि रोगी को साथ लाकर ही चर्चा होगी, तो हम माँ को लेकर चलते हैं। वह जाने को तैयार नहीं है। ईशानी ने लंबी सांस ली। हर रास्ता उस स्थान पर जाकर बंद हो रहा था। या तो वे पैसे देते या उन्हें निर्दयी घोषित कर दिया जाता। कोई भी प्रश्न माँ की बीमारी पर संदेह नहीं, बल्कि उनकी नीयत पर हमला माना जा रहा था। दोपहर तक रिश्तेदारों के फोन आने लगे। एक बुआ ने कहा कि माँ का इलाज पहले होना चाहिए, कागजी की बातें बाद में देखी जाएगी। एक मामा ने निखिल को याद दिलाया कि सुधा ने पति की मृत्यु के बाद कितनी कठिनाइयां सहकर बच्चों को पाला। किसी ने सीधे ईशानी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर बातचीत में यही संकेत था कि घर की बड़ी बहू पैसे रोक रही है। शाम को निखिल घर आया तो उसने ईशानी को बैंक पासबुक और फ्लैट की बुकिंग फाइल के सामने बैठे पाया। उसने बिना कुछ कहे कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गया। ईशानी ने कहा, मैं पैसे भेज रही हूँ। निखिल ने उसे रोका नहीं, लेकिन कुछ शर्तें रखी। पैसा नकद नहीं दिया जाएगा, पूरा भुगतान बैंक के माध्यम से होगा। विवरण में साफ लिखा जाएगा कि राशि केवल सुधा के हृदय उपचार के लिए दी जा रही है। सभी संदेश और दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे। ईशानी ने बैंक का आवेदन खोला। 18 लाख दर्ज करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर अंतिम पुष्टि दिखाई दी। उसे आराध्या की वह खुशी याद आई जब उसने नए घर की तस्वीर देखी थी। बच्ची ने कहा था कि नए कमरे की दीवार पर वह बादल लाएगी और खिड़की के पास पढ़ने के लिए मेज रखेगी। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी भी रुक सकते हैं। ईशानी ने सिर हिलाया। अगर माँ सच में खतरे में है तो हर देरी भारी पड़ेगी। उसने भुगतान की पुष्टि कर दी। कुछ ही सेकंड में वर्षों की बचत खाते से चली गई। विवरण में लिखा गया था कि यह रकम सुधा त्रिवेदी तत्कालिक हृदय उपचार और शल्य चिकित्सा के लिए दी गई है। सुधा ने 3 मिनट के भीतर फोन कर दिया। उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक स्थिर थी। उन्होंने ईशानी को समझदार और संस्कारी बहू कहा। यह भी कहा कि उन्हें हमेशा से मालूम था कि मुसीबत में बड़ी बहू ही साथ खड़ी होंगी। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद पहली बार सुधा ने उसकी खुलकर प्रशंसा की थी, लेकिन निखिल का चेहरा कठोर बना रहा। उसने फोन अपने हाथ में लेकर कहा, माँ, इलाज में जितना खर्च होगा मैं दूंगा, लेकिन यह पैसा केवल उसी उद्देश्य के लिए है। हमें अस्पताल की रसीद, भर्ती का विवरण और डॉक्टर का नाम चाहिए। कुछ क्षण दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आई। फिर सुधा ने थकी हुई आवाज बनाकर कहा, मुझे आपकी सुरक्षा भी याद है और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी। सुधा ने कहा कि यशवर्धन अगली सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाएगा। तन्वी का परिचित सारी व्यवस्था कर चुका है। निखिल व ईशानी को काम छोड़ने की जरूरत नहीं। ईशानी ने आग्रह किया,
मैं आपके साथ चलूंगी। अस्पताल में महिला सदस्य की जरूरत पड़ सकती है। सुधा ने तुरंत मना कर दिया। तन्वी मेरे साथ है, बहुत लोग रहेंगे तो मुझे घबराहट होगी। कम से कम अस्पताल का पता भेज दीजिए। यशवर्धन भेज देगा। अगली सुबह 7 बजे परिवार के समूह में संदेश आया कि सुधा को भर्ती करा दिया गया है। संदेश में अस्पताल का नाम नहीं था, ना किसी कमरे का नंबर, ना डॉक्टर की जानकारी। निखिल ने यशवर्धन को फोन किया, लेकिन उसने कॉल काट कर रखकर लिख दिया कि वह गंभीर चिकित्सा क्षेत्र में है और बातचीत नहीं कर सकता। ईशानी ने तन्वी को फोन किया। फोन उठने पर दूसरी ओर से असामान्य शांति थी। किसी अस्पताल की घोषणा, मशीन या लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने पूछा, माँ कैसी है? तन्वी ने धीमे स्वर में कहा, उन्हें दवा देकर सुला दिया गया है। कौन सा अस्पताल है? हम मिलने आ रहे हैं। अभी मत आइए, माँ जी ने साफ कहा है कि वह भैया को देखकर तनाव में आ जाएगी। ईशानी स्तब्ध रह गई। निखिल उनका बेटा है, उनके आने से तनाव क्यों होगा? उन्हें लगता है कि भैया हर बात पर सवाल करेंगे। डॉक्टर ने मानसिक शांति रखने को कहा है। डॉक्टर का नाम बता दो। तन्वी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मुझे बुलाया जा रहा है, बाद में बात करूंगी। फोन कट गया। ईशानी ने निखिल की ओर देखा। उसकी आंखें अब केवल चिंता नहीं थी, वहाँ पहली बार स्पष्ट संदेह दिखाई दे रहा था। उसकी माँ की रिपोर्ट फिर से खोली, तारीखों की तस्वीर अलग की और बैंक भुगतान का प्रमाण सुरक्षित फोल्डर में रख दिया। बाहर मोहल्ले में नवरात्रि के गीत बजने लगे थे। घरों में दीपक सजाए जा रहे थे, लेकिन ईशानी के छोटे से बैठक कक्ष में एक भारी खामोशी फैल गई थी। 18 लाख जा चुके थे। माँ के इलाज का कोई पता नहीं था। अस्पताल का नाम परिवार से छिपाया जा रहा था और जिस स्त्री के लिए उन्होंने अपना भविष्य दांव पर लगाया था, उसने अपने बड़े बेटे को अपने पास आने से मना कर दिया था। निखिल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अगला कदम केवल प्रमाण देखकर उठाएंगे। ईशानी ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में अभी भी आशा थी कि यह अब सुधा के डर के और तनाव का परिणाम होगा, लेकिन उसी आशा के नीचे एक ठंडी आशंका जन्म ले चुकी थी। उसे पहली बार लगा कि शायद बीमारी ने परिवार में कोई रहस्य पैदा नहीं किया था। शायद बीमारी ही वह रहस्य थी। अगली सुबह ईशानी की नींद मोबाइल की लगातार कंपन से खुली। घड़ी में 6-10 मिनट हुए थे कि खिड़की के बाहर हल्की रोशनी फैल रही थी और पड़ोस के मंदिर से शंख की आवाज आ रही थी। निखिल पहले ही उठ चुका था। वह बैठक की मेज पर लैपटॉप खोले बैठा और सुधा की रिपोर्ट की तस्वीरें एक एक करके बड़ा कर रहा था। परिवार के समूह में यशवर्धन का नया संदेश आया था। उसने लिखा था कि मां की कुछ प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने मिलने से मना किया है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी को भी फोन करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ईशानी ने संदेश 2 बार पढ़ा। उसे शब्दों से अधिक उन संदेश की बनावट विचित्र लगी। यशवर्धन आमतौर पर छोटे, अधूरे और गलत वर्तनी वाले संदेश लिखता था। इस बार भाषा अत्यधिक औपचारिक थी, जैसे किसी ने उसे लिखकर भेजी हो। उसने निखिल को मोबाइल दिखाया। निखिल ने संदेश पढ़कर केवल इतना कहा, यह तन्वी ने लिखा है। तुम्हें कैसे पता? यशवर्धन प्रारंभिक जांच और अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण जैसा शब्द नहीं लिखता। वह सीधे लिखता कि माँ ठीक नहीं है। ईशानी ने तन्वी को फोन करने की कोशिश की। पहली कॉल कट दी गई। दूसरी बार फोन बंद आया। कुछ देर बाद एक संदेश पहुंचा कि अस्पताल के भीतर नेटवर्क की समस्या है और डॉक्टर बार बार फोन इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। ईशानी का मन किया कि वह तुरंत पुराने घर जाए और देखे कि वह कोई है नहीं, लेकिन आराध्या को स्कूल भेजना था और कारखाने में मजदूरों के नवरात्रि बोनस की सूची तैयार करनी थी। उसने स्वयं को समझाया कि शायद सचमुच अस्पताल के नियम कठोर हो। फिर भीतर का संदेह अब शांत होने को तैयार नहीं था। निखिल ने मां की रिपोर्ट से अस्पताल का प्रत्येक चहन को एक अधूरा फोन नंबर खोजा। इंटरनेट पर तलाश करने पर इंदौर में उसी नाम से 2 अलग चिकित्सा केंद्र दिखाई दिए। एक छोटा क्लिनिक था और दूसरा निजी हृदय रोग संस्थान। रिपोर्ट पर लिखे पते का अंतिम हिस्सा धुंधला था। उसने पहले क्लिनिक को फोन किया। वहां की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वे केवल बाह्य रोगी जांच करते हैं, कोई बड़ी शल्य चिकित्सा नहीं करते। निखिल ने सुधा का नाम बताकर पूछा तो उसने रोगी की जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन यह आवश्यक कहा कि उनके केंद्र में किसी को भर्ती नहीं किया जाता। दूसरे संस्थान में फोन करने पर एक कर्मचारी ने कहा कि रोगी की पहचान संख्या के बिना कुछ नहीं बताया जा सकता। निखिल ने रिपोर्ट पर लिखी संख्या पढ़ी। कर्मचारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि संख्या का प्रारूप उनकी प्रणाली से मेल नहीं खाता। उसने निखिल को रोगी के साथ स्वयं आने की सलाह दी। फोन रखकर निखिल ने कुर्सी की पीठ टिका ली। कम से कम इतना तय है कि माँ उस छोटे क्लिनिक में भर्ती नहीं है। ईशानी ने तुरंत कहा, दूसरे अस्पताल में होगी, हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट पर उस अस्पताल का सही रोगी क्रमांक क्यों नहीं है? ईशानी ने उत्तर नहीं दिया। हर नया प्रश्न उसे अपराध बोध से भर देता था। उसे लगता था कि वह एक बीमार स्त्री पर संदेह कर रही है। साथ ही यह भी लग रहा था कि वह स्त्री जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रख रही है। कारखाने पहुंचकर उसने अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश की। देवास की उत्पादन इकाई में उसे दिन सामान्य से अधिक चहल पहल थी। नवरात्रि और दिवाली के बीच होटल तथा खुदरा दुकानों से बड़े ऑर्डर आते थे। सिलाई विभाग में रंगीन कपड़ों के ढेर लगे थे। मशीनों की लगातार आवाज, पैकिंग टेप की खींचती ध्वनि और माल ढोने वाली गाड़ियां का जाना वातावरण व्यस्त बनाए हुए थे।
ईशानी ने मजदूरों के बोनस का अंतिम विवरण निकाला। खाते में पर्याप्त राशि थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में कुछ असामान्य भुगतान दर्ज थे। 2 बिल ऐसे परिवहन ठेकेदार के नाम थे जिनके कारखाना पहले कभी काम नहीं करता था। रकम छोटी नहीं थी, फिर भी संबंधित माल प्राप्ति पर्ची उपलब्ध नहीं थी। उसने खरीद विभाग से पूछा तो कर्मचारी ने बताया कि दोनों भुगतान सुधा के निर्देश पर किए गए थे। कारण पूछा गया तो कहा गया कि यशवर्धन किसी विशेष ग्राहक के लिए नमूना माल भेज रहा था। ईशानी ने उन प्रविष्टियों को अलग चिन्हित कर दिया। वह अभी बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहती थी। फिर भी उसने महसूस हुआ कि वह समस्या केवल इलाज के 18 लाख तक सीमित नहीं हो सकती। दोपहर में तन्वी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली। ईशानी को इसकी जानकारी एक परिचित महिला के संदेश से मिली। तस्वीर किसी महंगे बुटीक के भीतर ली गई थी। तन्वी बड़े आईने के सामने गहरे हरे रंग का लहंगा पहनकर खड़ी थी। उसके पीछे 2 कर्मचारी अलग अलग दुपट्टे पकड़े हुए थे। तस्वीर के नीचे लिखा था कि इस नवरात्रि एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है। एक रिश्तेदार ने पूछा कि जब माँ अस्पताल में है तो वह खरीदारी कैसे कर रही है। तन्वी ने उत्तर दिया कि परिवार को दुख के बीच भी मुस्कुराना सीखना चाहिए और सुधा स्वयं चाहती है कि वह गरबा कार्यक्रम में सुंदर दिखाई दे। ईशानी को यह उत्तर अब अस्वाभाविक लगा। जिसने पिछली रात कहा था कि अस्पताल में फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वह उसी समय कपड़े चुनने, तस्वीर खिंचवाने और टिप्पणियों का उत्तर देने में व्यस्त थी। उसने पोस्ट की तस्वीर निखिल को भेज दी। कुछ मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने लिखा कि वह केवल स्क्रीन की तस्वीर सुरक्षित रखे और सार्वजनिक रूप से कुछ न पूछे। शाम को घर लौटते समय ईशानी ने तन्वी को फिर फोन किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। पृष्ठभूमि में लोगों की बातचीत और संगीत सुनाई दे रहा था। तुम कहाँ हो? अस्पताल के कैफेट एरिया में हूँ। ईशानी ने कुछ क्षण चुप रहकर आवाजें सुनी। वहाँ किसी गरबा गीत की धुन बज रही थी और कोई महिला कपड़े की कीमत पर मोलभाव कर रही थी। अस्पताल के कैफेट एरिया जैसा कुछ नहीं लग रहा था। माँ से बात करा दो, वह सो रही है। उनकी कोई तस्वीर भेज दो। सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि वह ठीक है। तन्वी की आवाज कठोर हो गई। दीदी, क्या अब हमें हर घंटे प्रमाण देना होगा? माँ जी की हालत गंभीर है और आप तस्वीर मांग रही है। मैं प्रमाण नहीं मांग रही, मैं उनकी बहू हूँ। हमने इलाज के लिए अपनी सारी बचत दे दी है। हमें यह जानने का अधिकार है कि वह कहाँ है। पैसा देने से कोई अधिकार नहीं खरीद लेता। यह वाक्य इतना अचानक और दिखा था कि ईशानी कुछ क्षण बोल नहीं सकी। तन्वी ने तुरंत अपना स्वर नरम किया। उसने कहा कि वह तनाव में है और डॉक्टरों की भागदौड़ के कारण ठीक से बात नहीं कर रही। वह फिर उसने वादा किया कि रात तक स्वास्थ्य संबंधी सूचना भेज देगी। रात को कोई सूचना नहीं आई। अगले दिन सुधा ने स्वयं ईशानी को फोन किया। उनकी आवाज में अब दर्द की जगह नाराजगी थी। उन्होंने शिकायत की कि ईशानी बार बार तन्वी से सवाल पूछकर उसे परेशान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निखिल का संदेह उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। ईशानी ने विनम्रता से पूछा, माँ आपकी सर्जरी कब है? डॉक्टर अभी तारीख तय कर रहे हैं। पैसे जमा हो गया? हाँ, रसीद मिल गई। दूसरी ओर कुछ क्षण मौन रहा। फिर सुधा बोली, रसीद यशवर्धन के पास है, वह उनकी तस्वीर भेज सकता है। सुधा का स्वर ऊंचा हो गया। क्या तुम पैसे वापस मांगना चाहती हो? मैं केवल खर्च का प्रमाण चाहती हूँ। तो साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ईशानी ने आंखें बंद कर ली। हर प्रश्न को भावनात्मक आरोप में बदल दिया जाता था। वह जितना शांत रहने की कोशिश करती उतना ही उसे कठोर बहु साबित किया जाता। निखिल ने पास बैठकर पूरी बातचीत सुनी। फोन कटने के बाद उसने कहा, अब उनसे कुछ मत पूछो। जितना वे बोलेगी उतनी नई कहानी बनाएगी। उस दिन उससे कारखाने के आधिकारिक ईमेल और वित्तीय खाते के सभी पासवर्ड बदल दिए। उसने दस्तावेज अनुमोदन प्रणाली में नया नियम जोड़ा कि उसके प्रत्यक्ष सत्यापन के बिना कोई डिजिटल हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। ईशानी ने पूछा कि क्या उसे किसी गंभीर खतरे का अंदेशा है? निखिल ने कहा, मुझे अभी केवल इतना पता है कि परिवार का कोई व्यक्ति हमारी जानकारी से अधिक जानता है। जब कोई अस्पताल का नाम छिपाता है, रसीद नहीं देता और उसी समय व्यापार के पुराने भुगतान बदलने लगते हैं तो सावधान होना जरूरी है। तीसरे दिन दोपहर में यशवर्धन कारखाने पहुंचा। उसने निखिल से कहा कि मां के इलाज का खर्च अनुमान से अधिक हो सकता है। डॉक्टर ने अतिरिक्त उपकरण और लंबी निगरानी की बात कही है, इसलिए उसे कंपनी का पिछले वर्षों का आय विवरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र और निखिल की पहचान का सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। निखिल ने पूछा, अस्पताल को कंपनी के आय विवरण की आवश्यकता क्यों है? यशवर्धन ने कहा कि वे चिकित्सा ऋण लेने की कोशिश कर रहा है। किसके नाम पर? परिवार के नाम पर। परिवार कानूनी व्यक्ति नहीं होता, ठान किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर होगा। यशवर्धन झुंझला गया। आप हर बात में वकील क्यों बन जाते हैं? माँ की जान का सवाल है। निखिल ने शांत रहते हुए कहा, अस्पताल का अनुमानित खर्च और ऋण आवेदन मुझे भेज दो, मैं स्वयं भुगतान कर दूंगा। आपको हम पर भरोसा नहीं? जिस व्यक्ति को मेरा आय विवरण चाहिए उसे यह बताने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ऋण कितने का है। यशवर्धन ने मेज पर रखा कागज उठाकर फेंक दिया। उसने आरोप लगाया कि निखिल विवाह के बाद बदल गया है और ईशानी के कहने पर परिवार के हर खर्च पर रोक लगाता है।
बाहर जाते समय उसने यह भी कहा कि यदि माँ को कुछ हुआ तो रिश्तेदारों के सामने सारी सच्चाई बताएगा। निखिल ने उसका पीछा नहीं किया। उसने कार्यालय के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे में समय दर्ज किया और रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली। फिर उसने ईशानी से पूछा कि कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रतियां कहाँ रखी है। ईशानी ने बताया कि एक प्रति मुख्य तिजोरी में और दूसरी पुरानी लेखा अलमारी में है। दोनों अलमारी देखने पर मुख्य प्रति सुरक्षित मिली, लेकिन पुरानी फाइल का पारदर्शी आवरण खुला हुआ था। दस्तावेज अपनी जगह था, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी तस्वीरें ली गई है। निखिल ने उसी समय सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि उसके लिखित स्वीकृति के बिना किसी को भी आधिकारिक दस्तावेज न दिया जाए। उसने यशवर्धन का नाम नहीं लिया, लेकिन ईशानी समझ गई कि बाहर ऊपर उसका संदेह अब गहरा हो चुका है। चौथे दिन शाम को परिवार के समूह में तन्वी ने चमकीले रंगों वाला डिजिटल निमंत्रण भेजा। उसमें लिखा था कि त्रिवेदी परिवार नवरात्रि की छठी रात विशेष गरबा और एक सुखद पारिवारिक घोषणा का आयोजन कर रहा है। स्थान इंदौर का एक प्रसिद्ध सामुदायिक मैदान था। नीचे अतिथियों से पारंपरिक पोशाक में आने का आग्रह किया गया था। ईशानी ने निमंत्रण देखते ही पूछा, माँ अस्पताल में है, कार्यक्रम स्थगित क्यों नहीं हुआ? तन्वी ने उत्तर दिया कि सुधा का स्वास्थ्य अब नियंत्रण में है और डॉक्टर ने उन्हें कुछ घंटों के लिए बाहर जाने की अनुमति दी है। निखिल ने समूह में लिखा, कौन से डॉक्टर ने अनुमति दी है? कई मिनट तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर सुधा ने स्वयं लिखा कि वह घर की मुखिया है और वह उन्हें अपने निर्णय लेकर बेटे की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ईशानी ने मोबाइल नीचे रख दिया। 3 दिन पहले जिस स्त्री के बारे में कहा गया था कि उसका दिल कभी भी काम करना बंद कर सकता है, वह अब गरबा मैदान में जाने वाली थी, लेकिन अब वो अभी तक अस्पताल का नाम नहीं बताया था। निखिल ने कार्यक्रम में जाने का निर्णय लिया। उसने कहा कि वह वहां झगड़ा नहीं करेगा, केवल देखेगा कि घोषणा क्या है और कौन कौन से दस्तावेज सामने आते हैं। कार्यक्रम से एक रात पहले तन्वी ने एक छोटी वीडियो क्लिप पोस्ट की। उसमें एक वाहन विक्रय केंद्र के भीतर सफेद कपड़े से ढकी बड़ी गाड़ी दिखाई दे रही थी। उसने लिखा कि कुछ सपने देर से पूरे होते हैं, लेकिन जब पूरे होते हैं तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। ईशानी ने वीडियो रोककर पीछे की दीवार पर लगे वाहन कंपनी के प्रतीक को पहचानने की कोशिश की। उसने एक केंद्र को फोन कर सामान्य ग्राहक की तरह 60 सीटों वाली एसयूवी बुकिंग की प्रक्रिया पूछी। कर्मचारी ने बताया कि विशेष नवरात्रि वितरण के लिए कई परिवार ने अग्रिम बुकिंग की है। निखिल ने तन्वी या यशवर्धन का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे यह जानकारी मिल गई कि सामान्यतः ऐसी गाड़ी के लिए 5 से लाख तक वह प्रारंभिक भुगतान लिया जाता है। 18 लाख की संख्या फिर उसके सामने खड़ी थी। कार्यक्रम की शाम ईशानी ने साधारण नीले रंग की साड़ी पहनी। उसने सजने का मन नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि बाद में कोई कहे कि वह पहले से विवाद करने की तैयारी करके आ गई थी। निखिल ने हल्का क्रीम रंग का कुर्ता पहना। दोनों ने आराध्या को ईशानी की एक परिचित पड़ोसन के पास छोड़ दिया। सामुदायिक मैदान और रोशनी से भरा था। प्रवेश द्वार पर देवी की बड़ी प्रतिमा स्थापित थी। दोनों ओर गेंदे और अशोक के पत्तों की सजावट थी। ढोल की थाप के साथ युवक युवतियां गोल घेरे में नृत्य कर रहे थे। भोजन के काउंटर पर साबूदाना खिचड़ी, कट्टू की पूरी, दही और मिठाइयां रखी थी। मंच के पास त्रिवेदी परिवार के लिए विशेष स्थान बनाया गया था। वहां पहुंचते ही ईशानी ने सुधा को देखा। वह गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी में थी। बाल व्यवस्थित बंधे थे, चेहरे पर पूरा श्रृंगार था और गले में भारी हार चमक रहा था। वह बिना किसी सहारे के लोगों के बीच घूम रही थी। सुधा ने ईशानी और निखिल को देखा तो एक क्षण के लिए उनका चेहरा बदल गया। फिर वह मुस्कुराकर आगे आई और बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। परिवार की खुशी में बड़े बेटे का होना जरूरी है। निखिल ने पूछा, आप कब अस्पताल से बाहर आई? आज दोपहर। डॉक्टर ने क्या कहा? सुधा ने आसपास खड़े रिश्तेदारों की ओर देखा। अभी बीमारी की बात करके वातावरण खराब मत करो, आज शुभ दिन है। तन्वी मंच के पीछे से बाहर आई। उसने वही हरा लहंगा पहना था जो तस्वीर में देखा गया था। उसके हाथों में कांच की चूड़ियां थी और चेहरे पर अत्यधिक उत्साह था। उसने ईशानी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ईशानी एक कदम पीछे हट गई। कुछ देर बाद संगीत रोक दिया गया। संचालक ने घोषणा की कि त्रिवेदी परिवार अपनी छोटी बहू और बेटे के लिए एक विशेष उपहार प्रस्तुत करने वाला है। मैदान के किनारे खड़े बड़े सफेद आवरण को धीरे धीरे हटाया गया। उसके नीचे वही सफेद 7 सीटों वाली एसयूवी थी। लोगों ने तालियां बजाई। तन्वी खुशी से चीख पड़ी और यशवर्धन ने उसे बाहों से भर लिया। सुधा ने चाबी की सजावटी मॉडल उठाकर कहा कि यह उनकी ओर से छोटे बेटे और बहू के लिए नवरात्रि का आशीर्वाद है। ईशानी के कानों में आवाजें धुंधली पड़ गई। उसकी निगाह गाड़ी के बोनट के पास रखे छोटे बोर्ड पर गई। वहां बुकिंग की तारीख साफ लिखी थी। तारीख वही थी जिस दिन उसने 18 लाख सुधा के खाते में भेजे थे। निखिल ने बिना किसी को बताए बोर्ड की तस्वीर ली। फिर उसने गाड़ी के सामने रखी फाइल पर नजर डाली। तन्वी उत्साह में दस्तावेज उठाकर लोगों को दिखा रही थी। एक कागज पर प्रारंभिक भुगतान की राशि मोटे अक्षरों में छपी थी, 18 लाख। ईशानी ने निखिल का हाथ पकड़ लिया। यही हमारे पैसे है। निखिल का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने कहा, अभी कुछ मत बोलो, पहले पूरा दस्तावेज देखना है। तन्वी मोबाइल पर सीधा प्रसारण कर रही थी। वह बार बार कह रही थी,
कि सुधा ने उसे बेटी से भी बढ़कर माना है। उसने फाइल कमरे के सामने उठाई। उसी क्षण निखिल ने अपने मोबाइल से वीडियो का दृश्य पकड़ लिया। फाइल के नीचे एक नाम दिखाई दिया, निखिल त्रिवेदी नाम के सामने लिखा था सह गारंटर। निखिल ने तस्वीर बढ़ाई। उसके नीचे एक डिजिटल हस्ताक्षर का चिन्ह था। उसके पहचान दस्तावेज के अंतिम 4 अंक भी दर्ज थे। ईशानी का शरीर ठंडा पड़ गया। तुमने यह हस्ताक्षर किया है? नहीं। क्या किसी पुराने दस्तावेज से लिया जा सकता है? डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सत्यापन चाहिए। या तो किसी ने मेरी जानकारी इस्तेमाल की है या किसी कर्मचारी ने नियम तोड़े हैं। मंच पर चाबी देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सुधा ने तन्वी को पास बुलाया। यशवर्धन गर्व से रिश्तेदारों की ओर देख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि निखिल उनके सामने खड़ा अपने ही नाम से बने 6 दस्तावेज को देख रहा है। निखिल भीड़ से थोड़ा दूर गया और वाहन केंद्र के बोर्ड पर लिखे नंबर पर फोन किया। उसने अपना पूरा नाम बताया और कहा कि उसके नाम पर किसी तार आवेदन में बिना अनुमति सह गारंटर दर्ज किया गया है। प्रारंभ में कर्मचारी ने जानकारी देने से मना किया, लेकिन निखिल ने आवेदन की संदर्भ संख्या पढ़ दी तो जहां तन्वी द्वारा कैमरे के सामने उठाए गए दस्तावेज पर दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद फोन वित्त विभाग से स्थानांतरित किया गया। निखिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके कोई डिजिटल सहमति नहीं दी है। उसने अपने पहचान के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई और वाहन के अंतिम सदुपयोग की रोकने की मांग की। अधिकारी ने पूछा कि वह केंद्र में उपस्थित है या नहीं। मैं किसी कार्यक्रम में खड़ा हूं, तब कृपया कार्यालय के प्रबंधन से मिलिए। जब तक पहचान सत्यापित नहीं होती हम थोड़ से जुड़ी जानकारी रोक रहे हैं। निखिल ने फोन रख दिया। ईशानी ने पूछा अब क्या होगा? चाबी शायद मंच तक पहुंचेगी, लेकिन कानूनी सदुपयोगी नहीं होगी। सुधा ने मंच से निखिल को बुलाया। बड़े भाई होने के नाते तुम भी आकर दोनों को आशीर्वाद दो। निखिल धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। ईशानी उसके साथ थी। लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, भैया अब तो खुश हो जाए। मांझी ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। निखिल ने सीधे सुधा की ओर देखा। यह गाड़ी किस पैसे से खरीदी गई है? तालिया की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। सुधा की मुस्कान जमी रही। मेरी बचत से? कितनी बचत? यह प्रश्न सबके सामने पूछना जरूरी है। जब मेरे नाम का सह गारंटर सबके सामने बनाया गया है तब प्रश्न भी सबके सामने ही होगा। यशवर्धन तेजी से आगे आया। भैया यह सिर्फ कागजी औपचारिकता है। किस्त में भरूंगा मेरी अनुमति के बिना। मेरे नाम का उपयोग औपचारिकता नहीं है। तन्वी ने बात संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि वित्तीय प्रतिनिधि ने परिवार में किसी मजबूत आय वाले व्यक्ति का नाम मांगा था। सुधा ने सोचा कि निखिल बड़ा भाई है, इसलिए उसने आपत्ति नहीं होगी। निखिल ने पूछा, डिजिटल सहमति किसने दी? किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसी समय वाहन केंद्र का प्रबंधक मंच के पास आया। उसके हाथ में एक टेबलेट था। उसने विनम्रता से कहा कि वित्त विभाग से सत्यापन संबंधी आपत्ति मिली है, इसलिए चाबी देने की औपचारिक तस्वीर ली जा सकती है, लेकिन वाहन बाहर नहीं ले जाया जा सकता और न ही आधिकारिक दस्तावेज सौंपे जाएंगे। तन्वी का चेहरा उतर गया। हमने 18 लाख दिए हैं, प्रबंधक ने कहा। वह प्रारंभिक भुगतान है। शेष राशि हन के माध्यम से आनी है। यह गारंटर ने हस्ताक्षर के इनकार किया है। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। मोबाइल पर सीधा प्रसारण अभी भी चल रहा था। तन्वी ने घबराकर स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन दर्जनों दर्शक सब सुन चुके थे। सुधा ने निखिल का हाथ पकड़कर उसे एक और खींचना चाहा। तुमने यह क्या कर दिया? परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निखिल ने हाथ छुड़ा लिया। इज्जत मैंने नहीं गिराई, मेरे नाम से खंड लेने वाले ने गिराई है। ईशानी ने सुधा से पूछा, माँ जिस दिन हमने इलाज के लिए 18 लाख भेजे उसी दिन यह गाड़ी बुक हुई। क्या आप हमें बताएगी कि अस्पताल का पैसा कहाँ है? सुधा ने आसपास देखा। कई रिश्तेदार अब ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अचानक अपना हाथ छाती पर रखा और धीमे धीमे सांस लेने लगे। मेरी तबीयत फिर बिगड़ रही है। तुम दोनों को यही चाहिए था। ईशानी एक क्षण के लिए आगे बढ़ी, लेकिन निखिल ने उसे रोक दिया। उसने प्रबंधक से पानी मंगाया और कहा, यदि माँ को दर्द है तो हम अभी उन्हें हृदय रोग अस्पताल ले जाएंगे। सुधा ने तुरंत कहा, मुझे अस्पताल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कौन से डॉक्टर? सुधा चुप हो गई। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने ईशानी को समझाया कि घर की बात सार्वजनिक स्थान पर नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ ने पैसे के लिए तो भी अंततः वह परिवार पर ही खर्च हुए हैं। छोटी बहू को गाड़ी मिली है तो पूरे परिवार की सुविधा बढ़ेगी। ईशानी ने संयम से उत्तर दिया, यह पैसा उपहार के लिए नहीं दिया गया था। हमें कहा गया था कि यदि 2 दिन में हृदय की शल्य चिकित्सा नहीं हुई तो माँ की जान खतरे में होगी। तन्वी ने अचानक कहा, दीदी को शुरू से गाड़ी की समस्या थी। उन्हें लगता है कि माँ जी हमें ज्यादा प्यार करती है। ईशानी उसकी ओर मुड़ी। मुझे गाड़ी से समस्या नहीं है, मुझे झूठी बीमारी के नाम पर पैसे लेने की समस्या है। सुधा ने ऊंची आवाज में कहा, मैं झूठी नहीं हूँ तो अस्पताल की एक रसीद दिखा दीजिए। सुधा ने यशवर्धन की ओर देखा। यह वह जेब में मोबाइल खोजने का अभिनय करने लगा। फिर बोला कि ये सभी रसीदें घर पर है। निखिल ने कहा, कल सुबह 10 बजे तक अस्पताल की मूल रसीद, डॉक्टर का विवरण और मेरे नाम वाले हर आवेदन की पूरी प्रति चाहिए। तब तक गाड़ी यहीं रहेगी। यशवर्धन का चेहरा लाल हो गया। आप हमें आदेश नहीं दे सकते। अपने नाम और कंपनी से जुड़ी धोखाधड़ी रोकना आदेश नहीं, मेरा अधिकार है।
सुधा ने क्रोध में कहा, तुम्हारा नाम हमने बनाया है, तुम्हारे पिता का कारोबार ना होता तो तुम कुछ नहीं होते। निखिल की आंखों में चोट दिखाई दी, लेकिन स्वर शांत रहा और इसी कारण में जीवन के 20 वर्ष कारोबार बचाने में लगाए। लेकिन पिता की वसीयत का अर्थ यही नहीं कि कोई मेरी पत्नी के पैसे और मेरे हस्ताक्षर का उपयोग कर सकता है। वातावरण इतना भारी हो गया कि संगीत दल ने भी अगला गीत शुरू नहीं किया। कुछ लोग धीरे धीरे भोजन की ओर चले गए, कुछ वहीं खड़े तमाशा देखते रहे। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ईशानी नहीं समझ पाई कि वह शर्म से रो रही थी या गाड़ी हाथ से निकलने के हर डर से। निखिल ने ईशानी को वहां से चलने का संकेत दिया। दोनों मंच से नीचे उतर आए। पीछे से सुधा की आवाज आई कि बड़ा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर माँ को अपमानित कर रहा है। कुछ रिश्तेदारों ने उनका समर्थन किया, लेकिन निखिल वापस नहीं मुड़ा। मैदान से बाहर निकलते समय ईशानी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें केवल एक तस्वीर थी। तस्वीर कारखाने के पिछले गोदाम की थी। रात के अंधेरे में 2 छोटे ट्रक खड़े थे और मजदूर कपड़ों के बड़े बंडल उनमें भर रहे थे। कुछ सेकंड बाद दूसरा संदेश आया, मैडम यह माल आज की भेजने वाली सूची में नहीं है। कागज पर आपके डिजिटल अनुमोदन का निशान लगा है। ईशानी ने तुरंत नंबर पर फोन किया। दूसरी ओर जगमोहन भाटिया थे, जो वर्षों से गोदाम का प्रबंधन करते थे। उनकी आवाज धीमी और चिंतित थी। उन्होंने बताया कि यशवर्धन के 2 आदमी शाम से गोदाम में थे। वे कह रहे थे कि विशेष ग्राहक को माल तुरंत भेजना है। दस्तावेज पर ईशानी की डिजिटल स्वीकृति दिखाई दी गई थी, लेकिन जगमोहन को संदेह हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ईशानी त्योहार की रात कभी बिना माल सूची जांचे अनुमति नहीं देती। निखिल ने फोन अपने हाथ में लिया। गेट बंद रखिए, कोई ट्रक बाहर नहीं जाएगा। जगमोहन ने कहा, एक ट्रक आधा भर चुका है। लोग कह रहे हैं कि आदेश सुधा मैडम का है। जो भी कहे गेट नहीं खुलेगा। हम पहुंच रहे हैं। फोन करते ही निखिल ने गाड़ी की दिशा गेदेवास की ओर मोड़ दी। पीछे गरबा मैदान की रोशनियां दूर होती गई। ईशानी ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि 18 लाख और झूठन आवेदन की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अब उनके नाम की नकली डिजिटल स्वीकृति से कारखाने का माल रात में बाहर भेजा जा रहा था। निखिल ने सड़क पर नजर रखते हुए गाड़ी केवल दिखाने के लिए थी, असली खेल कहीं और चल रहा था। ईशानी ने मोबाइल में गोदाम की तस्वीर फिर खोली। ट्रक पर किसी स्थायी परिवहन कंपनी का नाम नहीं था। नंबर प्लेटों पर मिट्टी लगी थी और माल उठाने वाले लोग कारखाने की नियमित टीम का हिस्सा नहीं थे। उसे अचानक पिछले महीनों के वे संदिग्ध परिवहन भुगतान याद आए, जिन्हें उसने अलग चिन्हित किया था। शायद वे केवल अधूरे बिल नहीं थे, शायद किसी ने पहले से रास्ता तैयार किया था। नकली परिवहन, गायब माल, प्राप्ति पर्ची, डिजिटल हस्ताक्षर और परिवार के नाम पर लिए जा रहे चरण। उस रात इंदौर से देवास की सड़क पर दौड़ती कार के भीतर ईशानी को पहली बार समझ आया कि सुधा की बीमारी का नाटक केवल 18 लाख लेने के लिए नहीं रचा गया था। उस झूठ ने उन्हें केवल भावनात्मक रूप से व्यस्त रखा, ताकि उसी दौरान कोई कारखाने के भीतर बहुत बड़ा हिस्सा बदल सके। देवास पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। औद्योगिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों के बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन त्रिवेदी होम स्वीट के पिछले हिस्से में पीली रोशनी अब भी जल रही थी। बाहर खड़े 2 छोटे ट्रकों के इंजन चालू थे। डीजल की गंध हवा में फैल रही थी और कुछ अनजान लोग कपड़े के भारी बंडल तेजी से ट्रकों में चढ़ा रहे थे। मुख्य फाटक बंद देखकर उनमें से एक आदमी जगमोहन से बहस कर रहा था। वह बार बार किसी कागज को हवा में लहराकर कह रहा था कि माल भेजने की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। जगमोहन ने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे और शांत स्वर में केवल इतना दोहरा रहे थे कि निखिल ने आने तक कोई फाटक नहीं खुलेगा। निखिल की कार रुकते ही ईशानी दरवाजा खोलकर बाहर उतरी। उसने सबसे पहले ट्रकों की नंबर प्लेटों की तस्वीर ली। फिर वह उस व्यक्ति के पास गई जिसके हाथ में कागज था। यह स्वीकृति किसने जारी की? आदमी ने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। ईशानी त्रिवेदी के डिजिटल अनुमोदन से माल निकाल रहे हैं। आप कौन है? ईशानी त्रिवेदी। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कागज वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने उसे पकड़ लिया। दस्तावेज पर ईशानी का नाम, पद और डिजिटल स्वीकृति का प्रतीक था। नीचे समय रात 8:12 दर्ज था, जबकि उस समय वह निखिल के साथ गरबा मैदान में थी। ईशानी ने पूछा, इस आदेश की मूल ईमेल दिखाइए। आदमी ने कहा कि उसे केवल प्रिंट आउट दिया गया है। आदेश हर्षवर्धन की ओर से आया था और माल एक विशेष ग्राहक तक पहुंचाना था। ग्राहक का नाम दस्तावेज में नहीं लिखा था। उसकी जगह केवल एक कोड दिया गया था। निखिल ने ट्रक के भीतर झांका। बंडलों पर वे लेबल लगे थे जो अगले सप्ताह अहमदाबाद के 2 होटल समूहों के लिए निर्धारित थे। यदि वह माल रात में गायब हो जाता तो कंपनी न केवल लाखों रुपए का नुकसान उठाती, बल्कि समय पर आपूर्ति न होने का कारण अनुबंध भी खो सकती थी। उसने सभी लोगों से माल नीचे उतारने को कहा। ट्रक चालक ने विरोध किया कि उन्हें अग्रिम भुगतान मिल चुका है और वापसी पर नुकसान होगा। निखिल ने स्पष्ट कहा कि जब तक आदेश की वैधता सिद्ध नहीं होती, कोई माल परिसर से बाहर नहीं जाएगा। उसने सुरक्षा रजिस्टर से भी नाम, मोबाइल नंबर और वाहन विवरण दर्ज कराए। इसी बीच हर्षवर्धन की कार तेज गति से अंदर आई। उसके साथ 2 आदमी थे। वह उतरते ही चिल्लाया, किसने गेट बंद किया? निखिल ने दस्तावेज उसकी ओर उठाया। ईशानी की स्वीकृति किसके बनाई?
हर्षवर्धन ने बिना हिचके कहा, मैंने उसकी ओर से अनुमोदन कर दिया। घर का ही काम है, तुम्हारे पास उसकी ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। हर छोटी बात के लिए अनुमति लेने के बैठे तो व्यापार नहीं चलता। ईशानी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, माल किस ग्राहक को भेजा जा रहा था? एक नए खरीदार है, नाम अभी बताना जरूरी नहीं है। भुगतान कहाँ आया? यशवर्धन ने उत्तर देने के बजाय निखिल पर आरोप लगाया कि वह कारखाने को अपनी निजी जागीर समझता है। उसने कहा कि सुधा ने स्वयं माल भेजने की अनुमति दी थी और परिवार के पूरे ग्राहक से संबंध बचाने के लिए तत्काल निर्णय लेना पड़ा। निखिल ने शांति से पूछा, माँ अस्पताल से यह आदेश दे रही थी या गरबा मैदान से? यशवर्धन के चेहरे पर एक क्षण के लिए घबराहट दिखाई दी। फिर वह बोला, माँ अब घर लौट चुकी है। किस अस्पताल से? वह चुप हो गया। निखिल ने दस्तावेज जगमोहन को देते हुए निर्देश दिया कि सभी बंडलों की दोबारा गिनती की जाए। ईशानी को पैकिंग सूची और बिक्री आदेश का मिलान करने के लिए कहा गया। इसने ट्रक चालकों से भी स्पष्ट किया कि कंपनी उनके परिचित वाहन खर्च की जांच करेगी, लेकिन अवैध माल नहीं जाने देगी। यशवर्धन ने गुस्से में कहा कि मैं इस परिवार का बेटा हूं, मुझे हर बार अपराधी की तरह मत देखो। निखिल ने जवाब दिया, परिवार का बेटा होना अधिकार दे सकता है, किसी और के हस्ताक्षर बनाने की अनुमति नहीं। यशवर्धन ने अचानक ईशानी की ओर उंगली उठाई। इसी ने तुम्हें हम सबके खिलाफ किया है। जब से यह खातों में आई है, घर का हर फैसला अदालत बन गया है। ईशानी ने पहली बार बिना झिझक उत्तर दिया। खाता इसलिए अदालत जैसा लग रहा है क्योंकि हर पन्ने पर कुछ छिपाया गया है। यशवर्धन कुछ कहता उससे पहले गोदाम के भीतर से कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि सूची में दिखाए गए 120 बंडलों में से 14 पहले ही गायब है। रिकॉर्ड में वे पिछले सप्ताह भेजे हुए दिख रहे थे, लेकिन किसी ग्राहक की प्राप्ति रसीद मौजूद नहीं थी। ईशानी ने तुरंत पिछले 2 महीनों की निकासी सूची मंगवाई। कुछ दस्तावेजों पर उसी तरह की रिजल्ट स्वीकृति थी, कहीं उसका नाम था, कहीं निखिल का, लेकिन उन दिनों में से कई तारीखों पर दोनों शहर से बाहर थे या कंपनी का सर्वर रखरखाव के कारण बंद था। यह कोई एक रात की चोरी नहीं थी, कोई कहीं सप्ताह से धीरे धीरे बाहर ले जा रहा था। निखिल ने परिसर की सुरक्षा रिकॉर्डिंग सुरक्षित करने को कहा। पिछले महीने की फुटेज उपलब्ध थी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण रातों की रिकॉर्डिंग गायब थी। सुरक्षा कर्मचारी ने बताया कि यशवर्धन ने कैमरे की मरम्मत के नाम पर तकनीशियन बुलाया था। ईशानी ने पूछा किस तकनीशियन को? कर्मचारी ने एक नंबर दिया। फोन करने पर पता चला कि वह किसी पंजीकृत सुरक्षा कंपनी का कर्मचारी नहीं था। उसने कहा कि उसे केवल हार्ड डिस्क बदलने के लिए बुलाया गया था और पुरानी डिस्क यशवर्धन के आदमी अपने साथ ले गए थे। निखिल ने भाई की ओर देखा। फुटेज कहाँ है? मुझे नहीं पता, टेक्नीशियन तुम्हारे कहने पर आया था। कैमरे खराब थे, पुरानी हार्ड डिस्क क्यों ली गई? यशवर्धन ने अचानक कहा कि वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। उसने अपने साथ आए लोगों को वापस चलने का संकेत दिया। निखिल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, केवल इतना कहा कि अगली सुबह सभी दस्तावेजों के साथ बैठक होगी और अनुपस्थिति रहने पर उसके अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे। यशवर्धन व्यंग से हंसा। माँ के रहते तुम मुझे निलंबित करोगे? कंपनी के नियमों के अनुसार करूंगा। माँ मालिक है, यह बात भी कल स्पष्ट हो जाएगी। यशवर्धन के जाने के बाद कारखाने में काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारी निखिल के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्हें भय था कि यदि यह बात बाहर पहुंची तो वह बड़े ग्राहक अनुबंध रद्द कर देंगे। मजदूरों को यह चिंता भी थी कि बोनस और वेतन प्रभावित हो सकता है। निखिल ने उनसे सच छिपाने के बजाय कहा कि कुछ शिपमेंट संदिग्ध है, लेकिन कंपनी के खातों और तैयार माल का तुरंत निरीक्षण किया जा सकता है। उसने आश्वासन दिया कि वेतन को प्राथमिकता दी जाएगी। ईशानी ने उसी रात बोनस की राशि अलग बैंक खाते में सुरक्षित करने का सुझाव दिया ताकि कोई व्यक्ति उसे अन्य भुगतान के लिए ना निकाल सके। जगमोहन ने बताया कि पिछले महीने से हर्षवर्धन बार बार देवास के बाहर एक किराए के गोदाम का उल्लेख कर रहा था। उसका कहना था कि मुख्य कारखाने में जगह कम है, इसलिए अतिरिक्त माल वहां रखा जाएगा, लेकिन उस गोदाम का कोई औपचारिक किराया अनुबंध लेखा विभाग के पास नहीं था। ईशानी ने पूछा, स्थान पता है? जगमोहन ने कहा कि एक बार चालक ने लौटकर बताया था कि माल देवास के बाहरी हिस्से में पुराने कृषि उपकरण बाजार में पीछे उतारा गया। पक्की जगह उसे याद नहीं थी, लेकिन ट्रक के जीपीएस रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता था। रात लगभग 1 बजे तक बंडलों की गिनती पूरी हुई। कुल 37 बंडलों का हिसाब नहीं मिल रहा था। उनका बाजार मूल्य लगभग 14 लाख था। कुछ माल उन ग्राहकों के नाम दर्ज था जिन्होंने कभी आदेश दिया ही नहीं था। कुछ बिलों में एक ही चालान संख्या 2 अलग खरीदारों के लिए इस्तेमाल हुई थी। ईशानी ने सभी संदिग्ध प्रविष्टि को अलग सूची में बनाया। उसने तिथि, माल की मात्रा, परिवहन संख्या, भुगतान और स्वीकृति चयन क्रम से लिखा। जितना वह जोड़ती गई उतना स्पष्ट होता गया कि किसी ने कंपनी के भीतर एक समांतर व्यापार खड़ा कर लिया था।
घर लौटते समय सुबह 3 बज चुके थे। सड़कें खाली थी। ईशानी की आंखें जल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है माँ को सब पता है? निखिल ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, गाड़ी के बारे में वह जानती थी, बीमारियों के बारे में भी वह सच बता सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया माल की चोरी में उनकी भूमिका कितनी है। यह प्रमाण के बिना नहीं कहूँगा। यशवर्धन हर बार उन्हीं का नाम ले रहा था। वह बचपन से यही करता आया है, निर्णय खुद लेता है और पकड़े जाने पर माँ को आगे कर देता है और माँ हर बार उसे बचा लेती है। निखिल ने सड़क से नजर हटाई। यही कारण है कि आज वह यह मानता है कि परिणाम नाम की कोई चीज नहीं होती। सुबह 7 बजे सुधा स्वयं ईशानी के घर पहुंच गई। वह अस्पताल की मरीज जैसी नहीं दिख रही थी। उन्होंने हल्की सूती साड़ी पहनी थी, बाल बंधे थे और हाथ में दवाइयों की थैली थी। बैठक में बैठते ही उन्होंने बिना अभिवादन के पूछा कि रात को यशवर्धन का माल क्यों रोका गया। निखिल ने कहा, क्योंकि दस्तावेज नकली थे। दस्तावेज में क्या नकली था? ईशानी की स्वीकृति। सुधा ने सहजता से उत्तर दिया, मैंने कहा था उसका नाम डाल दो, वह परिवार की बहू है, इसमें चोरी कैसे? ईशानी ने संयम से पूछा, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हर बार तुम्हें बतानी जरूरी है। मेरे नाम से माल निकलेगा तो हाँ। सुधा ने तिरस्कार से कहा, तुम दोनों ने कागजों को रिश्तों से बड़ा बना दिया है। निखिल ने मेज पर वाहन थकती तस्वीर रखी। यह भी रिश्ता है, मेरे नाम से गारंटी। सुधा ने नजरें फेर ली। छोटे भाई की मदद करने में क्या गलत है? मदद पूछकर की जाती है, पहचान चुरा कर नहीं। सुधा ने आवाज ऊंची कर दी, पहचान चुराई नहीं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे दस्तावेज मेरे घर में रखे थे। ईशानी को इस उत्तर से अधिक भय किसी बात से नहीं लगा। सुधा को यह समझ नहीं थी कि बेटे के नाम, आय, हस्ताक्षर और भविष्य उसकी निजी संपत्ति नहीं थे। उनके लिए मातृत्व अधिकार का ऐसा प्रमाण था जो किसी सीमा को स्वीकार नहीं करता। निखिल ने पूछा, अस्पताल का नाम क्या है? सुधा ने दवाइयों की थैली मेज पर पटक दी। यह देखो, दवा चल रही है। ईशानी ने पैकेट उठाया। वे सामान्य रक्तचाप और अम्लता की दवाइयाँ थी। किसी बड़ी हृदय शल्य चिकित्सा से जुड़ी तैयारी नहीं थी। अभी डॉक्टर ने दवा से देखना कहा है। किस डॉक्टर ने? सुधा ने फिर वही उत्तर किया कि तन्वी सब जानती है। निखिल ने कहा, आज हम आपके साथ उसी अस्पताल जाएंगे। सुधा तुरंत भड़क गई। उन्होंने कहा कि बेटे को माँ की चिंता नहीं, केवल यह साबित करना है कि माँ झूठी है। उन्होंने रोते हुए पिता के संघर्ष, अपने त्याग और वर्षों की मेहनत का उल्लेख किया। फिर ईशानी की ओर देखकर बोली कि बाहर की लड़की ने घर में आते ही भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर दी। ईशानी ने पहली बार उनकी भावनात्मक भाषा में बहने से इनकार किया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ 18 लाख इलाज के नाम पर लिए गए। उसी दिन गाड़ी की बुकिंग हुई, मेरे नाम से माल निकला, निखिल के नाम से धन लिया गया। अब सवाल पूछना अपमान नहीं है। सुधा ने कहा, तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा तो स्वीकार कीजिए कि वह अस्पताल में जमा नहीं हुआ। कमरे में कुछ पल मौन रहा। सुधा ने सीधे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका चेहरा सब बता चुका था। उन्होंने कहा कि परिवार पर अस्थायी आर्थिक दबाव था। यशवर्धन को व्यापार बचाने के लिए गाड़ी चाहिए थी। बड़ी गाड़ी देखकर ग्राहक भरोसा करते हैं। तन्वी के सोशल मीडिया संपर्कों से नए ग्राहक आने वाले थे। अस्पताल की बात केवल इसलिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई ताकि निखिल तुरंत पैसा दे दे। ईशानी ने उनकी ओर अविश्वास से देखा। आपने कहा था कि 2 दिन में इलाज ना हुआ तो आपकी जान जा सकती है। सुधा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उसी क्षण मर जाऊंगी। यह उत्तर ईशानी के भीतर वर्षों से बची अंतिम श्रद्धा को भी तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि सुधा को अपने झूठ की गंभीरता से अधिक इस बात की चिंता थी कि शब्दों को तकनीकी रूप से कैसे सही सिद्ध किया जाए। निखिल ने पूछा, क्या तन्वी ने रिपोर्ट बदली? सुधा ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ चिकित्सा शब्द लिखने का सुझाव यशवर्धन के एक परिचित ने दिया था। असली रिपोर्ट में हल्की हृदय धड़कन की अनियमितता और लंबता का उल्लेख था। सुधा ने इसे गंभीर बताने की अनुमति दी, लेकिन उनके अनुसार यह धोखाधड़ी नहीं, परिवार के भीतर पैसा जुटाने का तरीका था। ईशानी की आवाज कांप उठी। परिवार के भीतर झूठ बोलना धोखा नहीं होता। सुधा ने पलट कर पूछा, तुमने पैसे मुझे दिए थे या अस्पताल को? आपको इसलिए दिए क्योंकि आपने कहा था कि अस्पताल को तुरंत चाहिए। अब पैसा परिवार के काम आया है। निखिल ने स्पष्ट कहा कि 24 घंटे के भीतर पूरी राशि वापस चाहिए। गाड़ी बुकिंग रद्द की जाएगी, क्षण आवेदन वापस लिया जाएगा और यशवर्धन कंपनी के सभी दस्तावेज लौट आएगा। सुधा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बुकिंग रद्द करने पर जुर्माना कटेगा और रिश्तेदारों के सामने परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। निखिल ने उत्तर दिया कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह अपने नाम पर झूठा ऋण स्वीकार नहीं करेगा। सुधा ने अंतिम प्रयास किया। यशवर्धन कमजोर है, तुम्हारी तरह संभल नहीं पाता। उसके पास गाड़ी होगी तो वह बाहर जाकर काम कर सकेगा। निखिल ने पूछा, कमजोर होने का प्रमाण क्या है? कि वह दूसरों के हस्ताक्षर बना सकता है। उससे गलती हो गई। माल गायब होना भी गलती है। सुधा का चेहरा बदल गया। कौन सा माल? निखिल ने ध्यान से उन्हें देखा। इस प्रश्न में वास्तविक आश्चर्य था या अभिनय, वह तुरंत नहीं समझ पाया। उसने 37 गायब बंडलों का उल्लेख किया। सुधा ने कहा कि उन्होंने केवल कुछ पुराना माल बाहर रखने की अनुमति दी थी। बिक्री या दोहरी बिलिंग की जानकारी उन्हें नहीं थी। ईशानी ने पूछा, किराए का गोदाम कहाँ है? सुधा ने देवास के बाहर एक स्थान का नाम लिया, लेकिन पूरा पता नहीं बताया।
उनका कहना था कि यशवर्धन ने जगह देखी थी। निखिल ने माँ से कहा, वहाँ चलने को कहा। सुधा ने स्वास्थ्य का बहाना बनाया। वो लौटने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, तुम दोनों जो कर रहे हो उससे परिवार टूट जाएगा। निखिल ने उत्तर दिया, परिवार पहले ही टूट चुका है, हम केवल यह देख रहे हैं कि दरार कहाँ से शुरू हुई। उस दिन कारखाने में आपात बैठक बुलाई गई। निखिल ने खरीद, बिक्री, गोदाम और वित्त विभाग के प्रमुख कर्मचारियों को अलग अलग बुलाकर बयान दिए। किसी को दूसरे की बात सुनने नहीं दी गई ताकि लोग मिलकर एक कहानी न बना सके। बिक्री विभाग के एक युवक ने बताया कि यशवर्धन पिछले महीनों से कुछ ग्राहकों को आधिकारिक मूल्य से कम पर माल देने का वादा कर रहा था। भुगतान कंपनी खाते में आने के बजाय एक परामर्श संस्था के खाते में भेजा जाता था। यशवर्धन कहता था कि यह अस्थायी विपणन व्यवस्था है। ईशानी ने उस संस्था का नाम सुनते ही पिछली संदिग्ध परिवहन प्रविष्टियां खोली। वही नाम वहां भी दिखाई दिया। कंपनी के पंजीकरण विवरण की जांच करने पर पता चला कि संस्था 6 महीने पहले बनाई गई थी और उसके निवेशक के रूप में तन्वी के मेरे भाई का नाम दर्ज था। माल कारखाने से निकलता था, नकली ग्राहक को बिल दिखाया जाता था, पैसा तीसरे खाते में जाता था, फिर वही माल किसी दूसरे खरीदार को नकद या कम दाम पर बेचा जाता था। आधिकारिक खातों में उसे नमूना क्षतिग्रस्त माल या वापसी के रूप में दर्ज किया जाता था। सबसे गंभीर बात यह थी कि 2 बड़े ग्राहकों के लिए बने माल की भी दोहरी बिक्री हो चुकी थी। यदि दोनों पक्ष की एक ही समय पर आपूर्ति मांगने को तो कारखाने के पास पर्याप्त सामग्री नहीं होती। ईशानी ने अनुमान लगाया कि अब तक कुल नुकसान 45 से लाख से भी बीच हो सकता है, लेकिन पूरी संख्या स्टॉक जांच के बाद ही सामने आती। दोपहर में निखिल को एक अज्ञात ईमेल मिला। उसमें एक गोदाम का किराया समझौता संलग्न था। किराएदार के रूप में त्रिवेदी होम व्यूज का नाम था, लेकिन हस्ताक्षर निखिल के नहीं थे। नीचे सुधा की गवाह के रूप में हस्ताक्षरित स्वीकृति थी। ईशानी ने दस्तावेज माँ के सामने रखने का सुझाव दिया, लेकिन निखिल ने कहा कि पहले स्थान देखना जरूरी है। जगमोहन ने पुराने ट्रक के जीपीएस रिकॉर्ड निकलवाए। एक वाहन पिछले 3 महीनों से 7 बार देवास से बाहर उसी मार्ग पर गया था। शाम को निखिल, ईशानी, जगमोहन और 2 विश्वसनीय कर्मचारी उसे पते की ओर निकले। जगह औद्योगिक क्षेत्र से दूर पुराने कृषि उपकरण बाजार के पीछे थी। वहाँ जंग लगा लोहे का फाटक और बिना नाम की लंबी इमारत थी। बाहर कोई कंपनी बोर्ड नहीं था। फाटक बंद था। अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। निखिल ने किराया दस्तावेज दिखाकर चौकीदार से प्रवेश मांगा। चौकीदार ने पहले मना किया, फिर कंपनी के नाम से और पहचान मिलने के बाद दरवाजा खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर ईशानी स्तब्ध रह गई। दीवारों के सहारे त्रिवेदी होम व्यूज के सैकड़ों बंडल रखे थे। कुछ पर आधिकारिक लेबल थे, कुछ से लेबल उतार दिए गए थे। एक और नए डिब्बे में वही माल अलग ब्रांड नाम से पैक किया जा रहा था। उस ब्रांड का नाम तन्वी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ सप्ताह पहले जल्द आने वाला नया पारिवारिक उद्यम कहकर दिखाया था। एक मेज पर नकली चालक पुस्तिकाएं, खाली परिवहन पर्चियां और कई कंपनियों की मोहरें रखी थी। एक कंप्यूटर में खरीदारों की सूची खुली थी। उसमें एक ही माल को 2 अलग कीमतों पर बेचा गया था। जगमोहन ने धीरे से कहा, यह पूरा दूसरा कारोबार है। निखिल ने किसी वस्तु को छुपे हुए मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। उसने तारीख, समय और स्थान स्पष्ट बोलकर रिकॉर्ड किया। ईशानी ने हर कमरे की तस्वीर ली। एक अलमारी में कर्मचारियों की पहचान प्रतियां, कंपनी के पुराने पत्र और निखिल के डिजिटल हस्ताक्षर की छवियां रखी थी। अचानक पीछे का दरवाजा खुला। तन्वी भीतर आई। वह उन्हें देखकर वहीं रुक गई। उसके हाथ में चाबियां का गुच्छा था और चेहरे पर ऐसा भय था जिसे वह छिपा नहीं सकी। निखिल ने पूछा, यह जगह किसकी है? तन्वी ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं, वह केवल यशवर्धन के कहने पर आई थी। ईशानी ने मेज पर रखे नए ब्रांड के डिब्बे की ओर इशारा किया। इसका प्रचार तुम कर रही थी। वह भविष्य की योजना थी। भविष्य की योजना में हमारी कंपनी का माल बिना भुगतान के कैसे आ गया? तन्वी ने चुप रहना बेहतर समझा। फिर उसने फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने कहा कि वह किसी को सूचना देने से पहले उनकी बात सुने। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यशवर्धन पर बहुत कर्ज है। कुछ निजी निवेशकों ने पैसे मांग रहे थे। कारखाने से सीधे माल लेकर बेचने की योजना अस्थायी थी। उनका इरादा बाद में पूरा पैसा कंपनी में लौटाना था। ईशानी ने पूछा, अस्पताल की रिपोर्ट किसने बदली? तन्वी ने नजर झुका ली। तुम्हारे फोन पर असली रिपोर्ट आई थी। हाँ, तुम जानती थी कि माँ को बड़ी हृदय बीमारी नहीं है। तन्वी ने सिहलाया। फिर तुमने हमारे सामने रोकर कहा कि ऑपरेशन ना हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। तन्वी ने कांपते स्वर में कहा, माँ जी ने कहा था कि आप लोग सामान्यतः जरूर के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दोगे। ईशानी को लगा जैसे उसके भीतर महीनों से रोका गया क्रोध एक साथ उठ रहा हो। फिर भी उसने स्वयं को संभाला। तुम लोगों ने मेरी बेटी का घर का पैसा लिया, निखिल का नाम हड़ में डाला, कंपनी का माल बेचा और इसमें सामान्य जरूरत कहती हो।
तन्वी ने कहा कि उसे कार का वादा किया गया था। यशवर्धन ने बताया था कि नया ब्रांड सफल होते ही सब ठीक हो जाएगा। वह केवल प्रचार और ग्राहकों से संपर्क का नाम कर रही थी, कागजों की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। निखिल ने पूछा, माँ को इस गोदाम के बारे में कितना पता है? तन्वी ने उत्तर देने से पहले काफी देर सोचा, फिर कहा, वह जानती थी कि कुछ माल यहाँ रखा जाता है। उन्हें लगा था यशवर्धन अलग व्यापार खड़ा कर रहा है। पूरी दोहरी बिक्री की जानकारी शायद नहीं थी। डिजिटल हस्ताक्षर वह यशवर्धन ने बनवाए। गाड़ी का हण माझी जानती थी। बीमारी का नाटक हम तीनों जानते थे। उस विकृति के बाद गोदाम की हवा जैसे और भारी हो गई। ईशानी ने आंखें बंद कर ली। अब किसी संदेह की जगह नहीं बची थी। निखिल ने तन्वी से सभी चाबियां और दस्तावेज मांगे। उसने मना किया कि यशवर्धन उसे छोड़ देगा। उसने कहा कि पति पहले ही बहुत तनाव में है और यदि व्यापार बंद हुआ तो वह कुछ गलत कर सकता है। निखिल ने कठोर स्वर में कहा, उसके हर गलत काम को रोकना ही अब उसे बचाने का आखिरी तरीका है। अगली सुबह सुधा ने परिवार, वरिष्ठ कर्मचारियों और कुछ पुराने रिश्तेदारों को कारखाने बुला लिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी कहानी रखी। उनका कहना था कि निखिल और ईशानी छोटी सी व्यावसायिक समस्या को बहाना बनाकर यशवर्धन को कंपनी से निकालना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी बहू वर्षों से कंपनी पर पूरा अधिकार चाहती है और अब बीमारी के दौरान दिए गए पैसे को बहाना बना रही है। कुछ पुराने कर्मचारी सुधा की बात सुनकर असमझ में पड़ गए। उन्होंने कठिन वर्षों में उन्हें कारखाना चलाते देखा था। उनके लिए सुधा केवल मालिक की विधवा नहीं, संघर्ष का प्रतीक थी। सुधा ने रोते हुए कहा कि उन्होंने निखिल को पढ़ाया, व्यापार दिया और परिवार का नाम दिया। अब वही बेटा उनसे हिसाब मांग रहा है। उन्होंने दावा किया कि 18 लाख ईशानी ने स्वेच्छा से दिए थे और अब बीमारी की स्थिति बदलना डॉक्टरों के हाथ में होता है। ईशानी चुप रही। निखिल ने पहले सबको बोलने दिया, फिर उसने प्रोजेक्टर पर बैंक विवरण दिखाया जिसमें भुगतान का उद्देश्य स्पष्ट लिखा था। उसके बाद उसने मूल चिकित्सा रिपोर्ट और बदली हुई रिपोर्ट साथ रखी। तारीख साथ, चिकित्सीय शब्द और हस्ताक्षर का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। तन्वी ने सिर झुका लिया। यशवर्धन बैठक में मौजूद नहीं था। निखिल ने वाहन क्षण आवेदन दिखाया, फिर ईशानी के नाम से जारी नकली माल स्वीकृतियां, गोदाम के वीडियो और दोहरी बिक्री के चलाना सामने रखे। जैसे जैसे दस्तावेज दिखाई देते गए, कमरे में बैठी भीड़ शांत होती गई। एक पुराने कर्मचारी ने सुधा से पूछा, क्या आपको गोदाम की जानकारी थी? सुधा ने कहा कि उन्हें केवल अतिरिक्त माल रखने की बात मालूम थी, अस्पताल की रिपोर्ट बदलने की उन्होंने उत्तर नहीं दिया। निखिल ने सबके सामने कहा, मैं आज किसी को अपमानित करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन यह कंपनी परिवार की भावनाओं से नहीं, सैकड़ों लोगों के श्रम से चलती है। किसी भी एक बेटे को बचाने के लिए मजदूरों की तनख्वाह, ग्राहकों का भरोसा और दूसरों की पहचान दांव पर नहीं लगाई जा सकती। सुधा ने मेज पर हाथ मारा। कंपनी तुम्हारे पिता की थी, मैंने बचाई, मुझे अधिकार है किसी से चाहे आगे करूं। मास्क, कान और आसार के निखिल ने एक फाइल खोली और 3 वर्ष पुराना भागीदारी हस्तांतरण समझौता सामने रखा। उस समय कंपनी भारी कर्ज था। सुधा ने कानूनी रूप से अपना अधिकांश हिस्सा निखिल को स्थानांतरित किया गया था। बदले में उसने निजी ऋण चुकाया और कर्मचारियों को बकाया वेतन और भुगतान दिया। उन्हें समावंश संचालन में भूमिका दी गई, लेकिन वित्तीय स्वामित्व अब निखिल के पास था। सुधा दस्तावेज देकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा कि वह केवल अस्थायी व्यवस्था थी। निखिल ने उत्तर दिया, आपको उस समय पूरा अर्थ समझाया गया था। आपने स्वतंत्र कानूनी सलाह लेकर हस्ताक्षर किए थे। सुधा ने आरोप लगाया कि बेटे ने मां की मजबूरी का लाभ उठाया। निखिल ने फिर भी आवाज नहीं उठाई। उसने केवल कहा कि यदि वे स्वामित्व पर विवाद करना चाहती है तो स्वतंत्र कानूनी जांच करा सकती है, लेकिन तब तक वह कंपनी के खातों या संपत्ति का उपयोग नहीं करेगी। बैठक के पीछे खड़ी तन्वी अचानक रो पड़ी। उसने कहा कि यशवर्धन ने उसे सुबह से फोन करके चुप रहने को कहा है। वह दावा कर रहा है कि दोपहर तक अंतिम लोट नए गोदाम से निकल दिया जाएगा। वह माल बिक गया तो निवेशकों का कर्जा चुकाया जा सकेगा। निखिल ने पूछा, कौन सा अंतिम लोट? तन्वी ने बताया कि गोदाम के पीछे एक अलग कमरा है जिसे पिछली रात नहीं खोला गया था। उसमें उच्च मूल्य वाले कपड़े और बड़े होटल समूह का तैयार ऑर्डर रखा है। यशवर्धन उसे दूसरे राज्य के खरीदार को बेचने वाला है। जगमोहन ने तुरंत कहा कि उस माल की कीमत कहीं लाख से अधिक है। वह चला गया तो कंपनी सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक खो देगी। निखिल ने सुरक्षा प्रमुख को फोन किया, लेकिन उसे क्षण सूचना मिली कि गोदाम का चौकीदार गायब है और पिछला फाटक खुला मिला है। ईशानी ने तन्वी से पूछा, यशवर्धन कहाँ है? वह सुबह से फोन नहीं उठा रहा। सुधा अचानक खड़ी हो गई। उसे कुछ मत करना, वह डर गया होगा। निखिल ने माँ की ओर देखा। आज भी आपकी पहली चिंता यह नहीं कि उसने क्या किया, यह है कि उसे परिणाम ना भुगतना पड़े। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं समझते, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैंने उसे टूटते देखा है। वह हमेशा खुद को दोष देता था कि उस दिन उसने पिता को बाहर जाने के लिए कहा था। मैंने उससे वादा किया था कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कमरे में पहली बार सुधा की कठोरता पर पीछे छिपा भय सामने आया। निखिल ने धीमी आवाज में कहा, आपसे उसे अकेला नहीं छोड़ा, आपने उसे कभी खड़ा होने की नहीं दिया। सुधा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। ईशानी ने महसूस किया कि यह परिवार वर्षों से एक दुर्घटना के अपराध बोध पर चल रहा था।
सुधा ने छोटे बेटे को बचाकर अपने भीतर की पीड़ा शांत करने की कोशिश की। निखिल ने जिम्मेदारी उठाकर माँ का सम्मान बनाए रखा और यशवर्धन ने धीरे धीरे सीख लिया कि हर सीमा उसके लिए हटाई जा सकती है, लेकिन उस समय भावनात्मक विश्लेषण के लिए समय नहीं था। लाखों का माल गायब होने वाला था। निखिल ने कर्मचारियों की एक छोटी टीम तैयार की। आधिकारिक रिकॉर्ड, गोदाम को किराया, अनुबंध और संदिग्ध माल की सूची साथ ली गई। ईशानी ने ग्राहकों को तत्काल संदेश भेजकर कहा कि कंपनी के आधिकारिक खाते से बाहर कोई भुगतान न करे। उसने परिवहन कंपनियों को भी वाहन संख्या भेजकर किसी अनधिकृत उठान को रोकने का अनुरोध किया। जब वे गोदाम पहुंचे, मुख्य फाटक खुला था। भीतर कई बंडल गायब थे, पिछला दरवाजा टूटा हुआ था और जमीन पर टायरों के ताजे निशान दिखाई दे रहे थे। जगमोहन ने एक खाली कोने को इशारा किया, यही होटल वाला माल था। ईशानी ने कमरे के भीतर देखा, कुछ कटे हुए पैकिंग फटे व कीरे हुए लेबल और आधा फटा हुआ चालान पड़ा था। चालान पर गंतव्य के रूप में उज्जैन के बाहर एक निजी भंडार केंद्र का नाम लिखा था। निखिल ने तुरंत मार्ग का अनुमान किया। यदि ट्रक आधे घंटे पहले निकला था तो वह अभी शहर के सीमा से बहुत दूर नहीं पहुंचा होगा। उसने वाहन संख्या परिवहन नियंत्रण कार्यालय को भेजी और संबंधित खरीदार को फोन किया। खरीदार ने पहले कहा कि उसने वैध सौदा किया था, लेकिन जब निखिल ने बताया कि माल कंपनी का अधिकार है और विक्रेता अधिकृत नहीं है तो वह घबरा गया। उसने स्वीकार किया कि भुगतान का आधा हिस्सा एक निजी खाते में किया गया है, शेष राशि मूल्य पहुंचाकर पर दी जानी है। निखिल ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में माल उतारने पर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। खरीदार ने वाहन चालक को रुकने का निर्देश देने का वादा किया। निखिल ने किसी विरुद्ध भी। कुछ ही मिनट बाद चालक का फोन आया। वह देवास से बाहर मुख्य सड़क पर एक ढाबे के पास खड़ा था। यशवर्धन उसके साथ नहीं था। उसे केवल माल उज्जैन पहुंचाने का आदेश मिला था। निखिल ने जगमोहन को वाहन वापस लाने भेजा। लाखों का ऑर्डर बच गया था, लेकिन यशवर्धन गायब था। गोदाम के कार्यालय में एक दरार खुली थी। उसमें कई खाली चेक, निवेशकों की सूची और उधार की रकम लिखी थी। कुल निजी कर्ज 1 करोड़ से भी अधिक था। उसने अलग अलग लोगों से नए ब्रांड वाहन और विदेशी ऑर्डर के नाम पर पैसा लिया था। ईशानी ने सूची देखते हुए कहा, वह कारखाने का माल बेचकर केवल पुराने कर्ज चुका रहा था, कोई वास्तविक व्यापार नहीं था। निखिल ने उत्तर दिया और हर पुराने कर्ज को चुकाने के लिए उससे बड़ा नया झूठ बनाया। सुधा दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। वह पहली बार बुरी तरह थकी हुई दिख रही थी। उनकी नजर निवेशकों की सूची पर पड़ी। कुछ नाम उनके पुराने परिचितों के थे। उन्हें शायद अब समझ आया कि यशवर्धन ने केवल परिवार को नहीं, उनके सामाजिक विश्वास को भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अगर वह लौट आए और वापस करने तो तैयार हो जाए तो क्या मामला यहीं रुक सकता है? निखिल ने माँ की ओर देखा। पहले माल, पैसा और दस्तावेज अब वापस आएंगे, फिर वह स्वयं सबके सामने जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। केवल आपके कहने से कुछ समाप्त नहीं होगा। सुधा ने कांपते स्वर में कहा, वह जेल चला जाएगा। मैंने अभी जेल की बात नहीं की, लेकिन लोग शिकायत करेंगे। जिनका पैसा लिया है उन्हें निर्णय करने का अधिकार है। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था उसे एक अवसर मिल जाए तो वह संभल जाएगा। ईशानी ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, आपने उसे अवसर नहीं दिए माँ, आपके उसने हर परिणाम को किसी और के सिर पर रख दिया। सुधा ने पहली बार ईशानी की बात काटने की कोशिश नहीं की। उसी समय तन्वी के मोबाइल पर यशवर्धन का संदेश आया। उसमें लिखा था कि वह परिवार से दूर जा रहा है। उसने सबको दोषी ठहराया कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। अंत में उसने चेतावनी दी कि यदि उसके पीछे कोई आया तो वह ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक कर देगा जिसने कंपनी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। निखिल ने संदेश पढ़कर कहा, वह भाग नहीं रहा, वह हमें डराकर समय खरीद रहा है। ईशानी ने पूछा, कौन से दस्तावेज हो सकते हैं? निखिल ने गोदाम में रखी नकली चालान पुस्तिकाओं की ओर देखा। शायद वही जिन्हें उसने खुद बनाया है, या फिर कुछ ऐसा जिसे माँ ने वर्षों से छिपाया है। सुधा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। निखिल ने यह परिवर्तन देख लिया। माँ, वह किस दस्तावेज की बात कर रहा है? सुधा ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपकी आवाज नहीं बदली, आपका चेहरा बदला है। सुधा दीवार के पास खड़ी कुर्सी पर बैठ गई। काफी देर बाद उन्होंने स्वीकार किया कि कंपनी के शुरुआती वर्षों में खातों में एक बड़ा अंतर आया था। उस समय सरोज कुलकर्णी नाम की लेखाकार पर रकम गायब करने का आरोप लगा था। उसे अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में सुधा को पता चला कि कुछ भुगतान स्वयं उनके पति ने नकद व्यवसाय बचाने के लिए निकाले थे। अब गलती सरोज की नहीं थी। ईशानी ने अविश्वास से पूछा, फिर आपने उसका नाम साफ क्यों नहीं किया? सुधा ने कहा कि तब सच सामने आता तो परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होता और बैंक पुराने रोक सकता था। उन्होंने चुप रहना उचित समझा। यशवर्धन को वर्षों बाद पुरानी फाइलों में वह प्रमाण मिल गया था। तभी से वह जानता था कि माँ प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रमाण मिलकर इस तरह है, वह सच छिपा सकती थी। निखिल ने धीमी आवाज में कहा, उसने आपसे यही सीखा। सुधा ने चेहरा ढक लिया। गोदाम के बाहर दोपहर की तेज धूप थी। अंदर वर्षों की 3 परतें खुल चुकी थी। एक नकली बीमारी, एक वर्तमान व्यापारिक धोखाधड़ी और एक पुराना अन्याय।
जिसे परिवार की इज्जत के नाम पर दबा दिया गया था। ईशानी समझ गई कि अगली लड़ाई केवल पैसे या कंपनी बचाने की नहीं होगी। उन्हें यह भी तय करना होगा कि क्या परिवार की प्रतिष्ठा सच में बड़ी है और क्या मां को बचाने का अर्थ उनके हर पुराने झूठ को फिर से ढक देना है। सुधा के स्वीकार के बाद गोदाम में उपस्थित किसी व्यक्ति ने तुरंत कुछ नहीं कहा। निखिल कुछ देर तक उस पुरानी फाइल को देखता रहा जिसमें सरोज कुलकर्णी के हस्ताक्षर, नकद निकासी और पर्चियां और वर्षों पुरानी जांच टिप्पणियां रखी थी। कागज पीले पड़ चुके थे, किनारों पर नमी के निशान थे, लेकिन उनमें दर्ज अन्याय अभी भी उतना ही स्पष्ट था। ईशानी ने धीरे से पूछा, सरोज जी अब कहाँ है? सुधा ने बताया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद वह अपने परिवार के साथ नासिक चली गई थी। कुछ वर्षों तक उन्होंने इंदौर लौटने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों और पुराने व्यापारिक परिचितों के बीच उनके नाम पर चोरी का आरोप फैल चुका था। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बाद में उनके पति बीमार पड़े और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आपने उनसे कभी माफी मांगी? ईशानी ने पूछा। सुधा ने सिर झुका लिया। नहीं, सच जानने के बाद भी नहीं। मैं डर गई थी। उस समय कंपनी मुश्किल से बची थी। अगर बात खुलती तो बैंक, ग्राहक और मजदूर सब पर हम सवाल उठाते। निखिल ने फाइल बंद की। अपने एक निर्दोष स्त्री को दोषी रहने दिया ताकि कंपनी की प्रतिष्ठा बची रहे। आज यशवर्धन उसी प्रतिष्ठा को हथियार बनाकर हमें धमका रहा है। सुधा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन निखिल ने उन्हें सांत्वना नहीं दी। उस क्षण वह केवल बेटा नहीं था, उसने अपने सामने कर्मचारियों, ग्राहकों और उन सभी लोगों की जिम्मेदारी थी जिनके जीवन को परिवार से छिपाए हुए निर्णय प्रभावित कर सकते थे। उसने ईशानी से कहा कि वह सरोज कुलकर्णी का पुराना संपर्क खोजने की कोशिश करे। जगमोहन को निर्देश दिया कि गोदाम की हर वस्तु का विस्तृत विवरण बनाया जाए और किसी स्वतंत्र लेखा के परीक्षक की उपस्थिति में सील किया जाए। नकली चालानों और डिजिटल कोमान को नीलहार और खजाना को फॉलो फिलहाल कोमान को करा जाए। खिलाना हस्ताक्षरों की प्रतियां अलग रखी गई। मूल दस्तावेज किसी एक परिवार सदस्य के पास नहीं छोड़े गए। ईशानी ने कंपनी के पुराने कर्मचारी अभिलेखों में सरोज का पता खोजा। वहां दिया गया फोन नंबर बंद था, लेकिन उनके पर्याप्त संपर्क के रूप में एक रिश्तेदार का नाम दर्ज था। कहीं फोन करने के बाद नासिक में रहने वाले उनके बेटे से बात हुई। ईशानी ने अपना परिचय दिया और कहा कि उन्हें वर्षों पुराने एक गंभीर मामले में सरोज से बात करनी है। दूसरी ओर कुछ क्षण मौन रहा, फिर युवक ने कड़वे स्वर में पूछा, क्या अब कंपनी को फिर किसी पर दोष डालना है? ईशानी को उसके प्रश्नों पे वर्षा की पीड़ा सुनाई दी। उसने बिना सफाई दिए कहा, नहीं, इस बार हम एक गलत आरोप बढ़ाना चाहते हैं। सरोज का बेटा तुरंत अविश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि उसकी माँ अब किसी त्रिवेदी से बात नहीं करना चाहती। उन पर लगे आरोप के कारण उन्हें कई वर्षों तक नौकरी नहीं मिली। परिवार ने रिश्तेदारों के सामने अपमान सहा। उनके पिता की बीमारी के समय आर्थिक सहायता तक नहीं जुटी क्योंकि लोग उन्हें चोर की पत्नी कहते थे। ईशानी ने कहा, आपका अविश्वास सही है। मैं आपसे विश्वास मांग भी नहीं रही, केवल इतना अनुरोध है कि आप यह संदेश उन्हें पहुंचा दे कि हमारे पास ऐसे दस्तावेज है जो साबित करते हैं कि गलती उनकी नहीं थी। हम लिखित रूप से आरोप वापस लेने और सार्वजनिक रूप से उनका नाम साफ करने के लिए तैयार है। फोन कटने के बाद ईशानी काफी देर तक चुप रही। एक झूठ का प्रभाव केवल उस दिन या उस व्यक्ति तक नहीं सीमित रहता जिसे दोष दिया गया हो। वह उनके बच्चे, उसके विवाह, उसकी आजीविका और उनके आत्मसम्मान में वर्षों तक फैलता रहता है। निखिल ने सभी वरिष्ठ कर्मचारियों को अगले दिन तक घर जाने की अनुमति दी। उसने स्पष्ट कहा कि कंपनी का काम बंद नहीं होगा, लेकिन वित्तीय और माल निकास से संबंधित हर गतिविधि नए सत्यापन के बाद ही होगी। बोनस की राशि अलग खातों में डाल दी गई। किसी कर्मचारी का वेतन रोका नहीं जाएगा। सुधा ने पूछा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? खातों में पहले ही कमी है। ईशानी ने कहा, मजदूरों की तनख्वाह उसे उस नुकसान की कीमत नहीं बनेगी जो परिवार ने किया है। उसके स्वर में पहली बार केवल बड़ी बहू की पीड़ा नहीं थी, वह उस संस्था की जिम्मेदारी सदस्य की तरफ बोल रही थी जिसके कागजों का इस्तेमाल वर्षों तक परिवार के निजी हितों के लिए किया गया था। शाम तक यशवर्धन का फोन बंद रहा। उसकी कार इंदौर के पुराने घर के बाहर नहीं थी। तन्वी ने बताया कि वह कुछ कपड़े, पासपोर्ट और नकद लेकर सुबह ही निकल गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि निजी निवेशकों की सूची पूरी नहीं थी। कुछ रकम ऐसे लोगों से ली गई थी जो परिवार के प्रभाव के कारण बिना लिखित अनुबंध के पैसा दे बैठे थे। निखिल ने तन्वी से कहा कि वह जो कुछ जानती है लिखित रूप में दे। तन्वी डर गई। उसने पूछा कि क्या उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी? यह इस पर निर्भर करेगा कि तुम कितना सच बताती हो। किन कामों में सीधे शामिल थी? तन्वी ने तुरंत कहा कि बीमारी की रिपोर्ट बदलने में उसने सहायता की थी, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर यशवर्धन ने एक कंप्यूटर तकनीक से बनवाए थे। उसने केवल सोशल मीडिया प्रचार, ग्राहक संपर्क और नए ब्रांड की तस्वीर का काम किया। उसे माल के वास्तविक स्रोत की पूरी जानकारी बाद में हुई। ईशानी ने उसकी ओर देखकर कहा, जब तुम्हें पता चला तब तुमने रोका क्यों नहीं? तन्वी ने सीधे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तब तक मुझे भी गाड़ी, पैसा और नए कारोबार का सपना दिखाया जा चुका था। मुझे लगा था सब संभल जाएगा, और अगर नहीं संभलता। तन्वी के पास कोई उत्तर नहीं था। रात को निखिल और ईशानी घर पहुंचे तो आराध्या पड़ोस के घर सो चुकी थी।
ईशा ने उसे गोद में उठाकर घर आई। वह बच्ची ने आधी नींद में पूछा कि नानी की तरह दादी भी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गई है या नहीं। ईशानी का गला भराया। उसने केवल इतना कहा कि दादी को आराम की जरूरत है। आराध्या को बिस्तर पर सुलाने के बाद वह लंबे समय तक उसके पास बैठी रही। जिस कमरे के लिए उन्होंने नया घर लेना चाहा था, उसकी नम दीवार पर नवरात्रि की सजावट के छोटे कागजी सितारे चिपके थे। बच्ची ने स्वयं उन्हें काट कर लगाया था। निखिल दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं 18 लाख वापस लाऊंगा। ईशानी ने पूछा, अगर पैसा ना मिला तो तब मैं अपनी बचत और हिस्से से तुम्हें दूंगा। ईशानी ने सिर हिलाया। यह केवल मेरा पैसा नहीं था, हमारा था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार परिवार की गलती अकेले चुकाओ। निखिल उसके पास बैठ गया। तो हम दोनों मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें फिर कोई व्यक्ति रिश्ते का नाम लेकर कंपनी या घर का पैसा ना ले सके। अगली सुबह एक प्रत्याशित सूचना मिली। यशवर्धन ने उज्जैन मार्ग पर स्थित एक निजी रिसोर्ट में कमरा लिया था। यह जानकारी उसके लिए एक निवेशक ने दी, जिसे उसने रात में फोन करके और पैसे मांगे थे। उसने दावा किया था कि कंपनी पर निखिल ने अवैध कब्जा कर लिया है और वह अलग कारोबार शुरू करने वाला है। निखिल ने अकेले वहां जाने से इनकार किया। पैसानी कंपनी के स्वतंत्र लेखा सलाहकार और दो पुराने कर्मचारियों के साथ गया। सुधा भी साथ चलना चाहती थी। निखिल ने कहा कि यदि वह जाएगी तो बेटे को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगी। सुधा ने पहली बार बिना बहस किए हामी भरी। रिसोर्ट शहर से दूर एक शांत सड़क पर था। नवरात्रि के कारण वहां भी प्रवेश कर रंगोली और दीपक लगे थे, लेकिन सुबह का समय होने से परिसर लगभग खाली था। यशवर्धन ने एक कॉटेज लिया था। दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद खुला। वह रात भर सोया नहीं था। आंखें लाल थी, दाढ़ी बिखरी थी और कमरे की मेज पर कई फाइलें, शराब की आधी बोतल और 2 मोबाइल पड़े थे। माँ को देखते ही उसने कहा, आप इन्हें यहाँ क्यों लाई है? सुधा ने पहली बार उसकी ओर बढ़कर उसे छिपाने या गले लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, क्योंकि अब भागना बंद होगा। यशवर्धन हंसा। अब आपको भी भैया सही लगने लगे। सुधा ने कहा, सही और गलत का फैसला बेटों की पसंद से नहीं होगा। उसने माँ की ओर ऐसे देखा जैसे पहली बार उन्हें पहचान नहीं पा रहा हो। फिर उसने निखिल पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा उसे छोटा और अयोग्य समझा। पिता के बाद पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और उसे कभी स्वतंत्र निर्णय का अवसर नहीं दिया। निखिल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कौन सा अवसर नहीं मिला? पढ़ाई के लिए पैसा, 3 व्यवसायों के लिए निवेश, कंपनी के ग्राहक, गोदाम, वाहन और परिवार का नाम, सब तुम्हें मिला, लेकिन अधिकार नहीं मिला। अधिकार कमाया जाता है, दूसरों की पहचान चुरा कर नहीं। यशवर्धन ने मेज पर हाथ मारा। उसने कहा कि निखिल को हमेशा जिम्मेदार और समझदार कहा गया, जबकि उसे परिवार का कमजोर बच्चा समझा गया। हर व्यक्ति उसकी तुलना बड़े भाई से करता था। जब उसने कुछ अलग करने की कोशिश की तो उसे धन और समर्थन की जरूरत पड़ी। माँ ने मदद की क्योंकि वह उसे समझती थी। सुधा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने केवल तुम्हें परिणाम से बचाया। यशवर्धन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा कि यदि 30 लाख का माल बिक जाता तो वह निवेशकों को भुगतान कर देता, फिर नए ब्रांड से बड़ा लाभ आता और किसी को नुकसान नहीं होता। ईशानी ने पूछा, 37 गायब बंडलों का पैसा कहाँ है? वह चुप हो गया। 18 लाख की गाड़ी क्यों चाहिए थी? ग्राहकों पर प्रभाव पड़ता। 1 करोड़ से अधिक निजी कर्ज क्यों लिया? कारोबार में जोखिम होता। नकली हृदय रिपोर्ट भी कारोबार का जोखिम थी। यशवर्धन ने उसकी ओर घूरकर कहा, आपने पैसा माँ को दिया था, आपको बाद में हिसाब मांगने का अधिकार नहीं। ईशानी ने उत्तर दिया, मैंने पैसा जीवन बचाने के लिए दिया था, तुम्हारी छवि खरीदने के लिए नहीं। कमरे में कुछ क्षण सन्नाटा रहा। स्वतंत्र लेखा सलाहकार ने यशवर्धन के सामने प्रारंभिक जांच रखी। दोहरी बिक्री, नकली चालान, कंपनी के माल का अधिकृत उपयोग और झूठी डिजिटल स्वीकृतियों के कारण होने वाला कुल संभावित नुकसान 1 करोड़ से अधिक था। यदि कुछ ग्राहक दावा करते तो यह राशि और बढ़ सकती थी। यशवर्धन ने दस्तावेज देखने से इनकार कर दिया। वह बार बार कहता रहा कि निखिल उसे फंसाना चाहता है। अंत में उसने मेज की दराज से एक पुरानी फाइल निकाली और कहा कि यदि उसे कंपनी से बाहर किया गया तो वह सरोज कुलकर्णी का मामला सार्वजनिक कर देगा। इससे साबित होगा कि त्रिवेदी परिवार की ईमानदारी केवल दिखावा है। निखिल ने बिना घबराए फाइल उसकी ओर वापस धकेल दी। हम स्वयं वह सच सार्वजनिक करेंगे। यशवर्धन के चेहरे से रंग उतर गया। उसने सुधा की ओर देखा। आपने इन्हें बता दिया? हाँ, आपने वादा किया था कि वह बात कभी बाहर नहीं आएगी। सुधा की आवाज कांपी, लेकिन उन्होंने कहा, वादा मेरी सबसे बड़ी गलती था। निखिल ने स्पष्ट प्रस्ताव रखा। यशवर्धन सभी बैंक खाते, गोदामों, ग्राहकों और निवेशकों की पूरी सूची देगा। गाड़ी की बुकिंग तत्काल रद्द होगी। कंपनी का माल और उससे प्राप्त पैसा वापस किया जाएगा। वह अगले 3 वर्षों तक कंपनी में किसी वित्तीय या प्रबंधकीय के पद पर नहीं होगा। वह स्वतंत्र जांच में सहयोग करेगा। वह जिन लोगों से निजी उधार लिया है उनके सामने स्वयं जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। यशवर्धन ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? निखिल ने कहा, तब कंपनी और प्रभावित पक्ष अपने अधिकार के अनुसार औपचारिक शिकायत करेंगे। मैं अब किसी को रोकूंगा नहीं। सुधा ने घबराकर निखिल की ओर देखा, लेकिन इस बार उन्होंने बेटे को निर्णय बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने यशवर्धन के सामने बैठकर उसके हाथ पकड़ने चाहे।
उसने हाथ खींच लिया। इसके अगला को बैठक में भी अभी नहीं कहा। उसने हाथ खींच लिया। तुम्हें लगता था मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगी, सुधा बोली, और मुझे लगता था यही माँ का प्रेम है, लेकिन हर बार तुम्हें बचाते हुए मैंने तुम्हें दूसरों का नुकसान देखने से अंधा कर दिया। यशवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार ऊंची आवाज में नहीं बोला। उसने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद वह वर्षों तक खुद को दोष देता रहा। उस दिन उसी ने पिता से उज्जैन जाने और उसके लिए एक मशीन देखने को कहा था। रास्ते में दुर्घटना हुई। उसे लगा कि अगर उसने जीत ना की होती तो पिता जीवित होते। सुधा ने कहा, दुर्घटना तुम्हारी वजह से नहीं हुई थी। मैंने यह बात तुम्हें समझाने के बजाय तुम्हारे हर अपराध बोध को उपहार और छूट से ढक दिया। मुझे डर था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन इस डर ने तुम्हें ऐसा आदमी बना दिया जो किसी और का घर तोड़ने से नहीं डरता। यशवर्धन रोते हुए किसी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी अस्वीकृति तुरंत पश्चाताप में नहीं बदली। वह अभी भी अपने कर्ज, प्रतिष्ठा और भविष्य के बारे में अधिक चिंतित था, लेकिन पहली बार उसके पास छिपने के लिए माँ का संरक्षण नहीं था। कई घंटों की बातचीत के बाद उसने अपने खाते और पासवर्ड की सूची दी। उसने बताया कि गायब माल का कुछ हिस्सा बिक चुका है और पैसा अलग अलग निवेशकों को लौटाया गया। लगभग 18 लाख अभी 2 खातों में बचे थे। गाड़ी की बुकिंग राशि वह वाहन केंद्र के पास थी। बुकिंग रद्द करने पर कुछ शुल्क कटता, लेकिन अधिकांश पैसा वापस मिल सकता था। निखिल ने सभी बातें लिखित रूप में दर्ज कराई। यशवर्धन ने डिजिटल हस्ताक्षरों के दुरुपयोग और गोदाम संचालन में अपनी भूमिका स्वीकार की। तन्वी को भी अलग बयान देना था। यह परिवार के भीतर भावनात्मक वादा नहीं, स्पष्ट दस्तावेज था। सुधा ने अपने निजी आभूषण और उज्जैन के पास की कृषि भूमि बेचने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि ईशानी के 18 लाख पहले लौटाए जाए। निखिल ने उन्हें तुरंत जमीन बेचने से रोका। उसने कहा कि पहले वाहन की बुकिंग रद्द होगी, गोदाम का माल वापस आएगा और यशवर्धन के खातों की राशि समायोजित होगी। जितनी कमी बचेगी केवल उतनी ही उनके निजी हिस्से से ली जाएगी। सुधा ने धीरे से कहा, मैं यह पैसा अपनी गलती के कारण दे रही हूँ, तुम्हारे दबाव में नहीं। ईशानी ने उनकी ओर देखा। वह क्षमा मांगने की शुरुआत थी, लेकिन अभी क्षमा नहीं थी। इंदौर लौटने के बाद कई दिनों तक कंपनी में लगातार जांच चली। सभी स्टॉक दोबारा गिने गए, ग्राहकों से वास्तविक बकाया की पुष्टि की गई, नकली चालान रद्द किए गए और जिन खरीदारों ने अनजाने में अनिकृत सौदा किया था उनसे माल लौटाने या आधिकारिक भुगतान करने की व्यवस्था बनाई गई। कुछ निवेशकों ने औपचारिक शिकायत करने का निर्णय लिया। निखिल ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने केवल कंपनी की वास्तविक भूमिका और यशवर्धन की निजी गतिविधियों का स्पष्ट अंतर प्रस्तुत किया। यशवर्धन को प्रत्येक व्यक्ति से सामने स्वयं बैठकर समझाना पड़ा कि उसने किस उद्देश्य से पैसा लिया है और कहाँ खर्च किया। वो पहले सप्ताह वह बार बार माँ से कहता रहा कि लोगों को समझाए। सुधा हर बार एक ही उत्तर देती, इस बार तुम अपनी बात स्वयं कहोगे। तन्वी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। लौटने पर उसने ईशानी से मिलने की इच्छा जताई। वह बिना आभूषण और साधारण सूती कुर्ते में आई थी। उसकी आंखों के नीचे थकान के निशान थे। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर गाड़ी वाले वीडियो के कारण उसका मजाक बन रहा है। रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि उपहार कहाँ गया। कुछ मित्रों ने संपर्क बंद कर दिया है। ईशानी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सबके अधिक दर्द इस बात का है कि लोग क्या कह रहे। तन्वी ने सिर झुका लिया। शुरू में था, अब मुझे समझ आ गया कि मैंने दूसरों की नजर में बड़ा दिखने के लिए अपनी जीवन झूठ पर खड़ा कर दिया। उसने स्वीकार किया कि विवाह के बाद उसे हमेशा लगता था कि बड़ी बहू होने का कारण ईशानी को परिवार में वास्तविक सम्मान मिलता है। तन्वी को कपड़े, फोरविंट दिखाने और सुधा की प्रशंसा के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। उसने हर तुलना को प्रतियोगिता बना लिया। जब माँ जी ने कहा कि गाड़ी मिलेगी, मुझे लगा मैं जीत गई। उसने कहा, मैंने यह नहीं सोचा कि किसका पैसा जा रहा है। ईशानी ने उसे तुरंत माफ नहीं किया। उसने कहा कि पश्चाताप का प्रमाण आंसू नहीं, आगे के निर्णय होंगे। तन्वी ने इंदौर की एक वस्त्र दुकान में बिक्री का काम स्वीकार कर लिया। आय बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन पहली बार वह अपने खर्च स्वयं उठाने वाली थी। उसने सोशल मीडिया पर नया कारोबार दिखाने वाले सभी झूठे प्रचार हटा दिए और ग्राहकों को बताया कि उसका उस ब्रांड से अब कोई संबंध नहीं है। यशवर्धन को कंपनी से बाहर कर दिया गया। उसने अपने निजी कारणों की भुगतान योजना बनाने के लिए वित्तीय सलाह ली। उसके नाम की एक संपत्ति और महंगी मोटरसाइकिल बेच दी गई। निखिल ने उसके कर्ज का भुगतान नहीं किया, लेकिन सत्यापन योग्य योजना बनाने और उचित काम खोजने में सहायता दी। कई रिश्तेदारों को यह कठोर लगा। उनका कहना था कि बड़ा भाई चाहे तो एक बार में सब चुका सकता है। निखिल ने उत्तर दिया कि पैसा चुकाना समस्या समाप्त नहीं करेगा। यदि यशवर्धन अपने निर्णयों का भार नहीं उठाएगा तो कुछ वर्षों बाद फिर वही करेगा। सुधा को कंपनी की दैनिक व्यवस्था से पूरी तरह अलग कर दिया गया। उन्हें सम्मानपूर्वक मासिक खर्च दिया जाता था, लेकिन खाते, गोदाम, टर्न या कर्मचारी निर्णयों तक पहुंच नहीं थी। शुरुआत में उन्हें यह अपमान लगा। वह वर्षों से स्वयं को व्यवसाय की धुरी समझती थी। अब उन्हें पहली बार देखना पड़ा कि उनके बिना भी कारखाना चल सकता है। निखिल ने कंपनी में 3 सदस्य स्वतंत्र वित्तीय समिति बनाई। किसी बड़े भुगतान के लिए 2 अनुमोदन अनिवार्य किए गए।
डिजिटल हस्ताक्षरों को नई सुरक्षा प्रणाली में जोड़ा गया। माल निकासी के समय गोदाम, बिक्री और लेखा विभाग तीनों की पुष्टि आवश्यक हुई। परिवार का कोई सदस्य अपने रिश्तों के आधार पर दस्तावेज नहीं ले सकता था। ईशानी को औपचारिक रूप से वित्त नियंत्रण प्रमुख बनाया गया। यह कोई पारिवारिक उपकार नहीं था। उसे नियुक्त पत्र, सुनिश्चित अधिकार और जवाबदेही दी गई। उसने सबसे पहले मजदूरों के लिए आपात वेतन कोष बनाने का प्रस्ताव रखा। उसका कहना था कि मालिकों का यह प्रबंधन की गलती का पहला भार कर्मचारियों के घरों पर नहीं पड़ना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने तक मजदूरों को उनका बोनस समय पर मिल गया। जिन कर्मचारियों को कंपनी के भविष्य की चिंता थी, वे धीरे धीरे आश्वस्त हुए। अहमदाबाद के होटल समूह को निर्धारित ऑर्डर भी थोड़ी देर के साथ पूरा कर दिया गया। निखिल ने उनसे सच छिपाने के बजाय आपूर्ति समस्या की जिम्मेदारी स्वीकार की और अतिरिक्त गुणवत्ता जांच के साथ माल भेजा। ग्राहक ने अनुबंध रद्द नहीं किया। शरद कुलकर्णी ने सबको संपर्क होने के लगभग 2 सप्ताह लगे। वह वीडियो कॉल पर आई तो उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उन्होंने शुरुआत में सुधा का चेहरा देखते ही स्क्रीन बंद करने की कोशिश की। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सरोज ने कठोर स्वर में पूछा, अब क्या बचा है सुनने को? सुधा ने बिना बहाना बनाए स्वीकार किया कि वह जानती थी सरोज दोषी नहीं थी। उन्होंने कंपनी और पति की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप्पी चुनी। उस निर्णय ने सरोज और उनके परिवार को जो नुकसान पहुंचाया, उसकी कोई पूरी भरपाई संभव नहीं थी। सरोज ने पूछा, आपको आज सच बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके अपने बेटे ने वही तरह का आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। सुधा की आंखें झुक गई। हाँ, शायद अगर यह मेरे घर पर ना लौटता तो मैं फिर भी डरती रहती। यह स्वीकार करना भी मेरी शर्म है। निखिल ने कंपनी की ओर से लिखित घोषणा तैयार कराई। उसमें स्पष्ट किया गया कि पुरावा वित्तीय अंतर सरोज की गलती नहीं था और उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत था। यह सूचना उन सभी पुराने व्यापारिक संपर्कों और कर्मचारियों को भेजी गई जिन्हें उस समय आरोप बताया गया था। कंपनी ने सरोज को आर्थिक क्षतिपूर्ण की पेशकश की। सरोज ने कहा कि पैसा उनके खोए वर्षों को वापस नहीं ला सकता। फिर भी उन्होंने क्षतिपूर्ति स्वीकार की क्योंकि उनके अनुसार वह दया नहीं, कंपनी की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सुधा को माफ करने का वादा नहीं किया, लेकिन सच सार्वजनिक करने की अनुमति दी। इस घटना ने सुधा को भीतर तक बदल दिया। अब वह पहले की तरह आंसू बहाकर तुरंत सहानुभूति नहीं मांगती थी। वह कई दिनों तक पुराने घर में शांत रही। कभी कभी आराध्या उनसे मिलने जाती। बच्ची के सामने वह बीमार का अभिनय नहीं करती और न ही निखिल या ईशानी की शिकायत करती। एक शाम उन्होंने स्वयं ईशानी को फोन करके घर बुलाया। बैठक में वही भारी फर्नीचर था, लेकिन इस बार मेज पर कोई दवाइयों की थैली या आंसुओं वाला खंड नहीं था। सुधा ने बैंक रसीद ईशानी के सामने रखी। वाहन बुकिंग रद्द होने, यशवर्धन के खातों से राशि वापस आने और कुछ निजी आभूषण बेचने के बाद 18 लाख पूरे कर दिए गए थे। यह रकम सीधे ईशानी और निखिल के संयुक्त खाते में लौटाई गई। सुधा ने कहा, मैं जानती हूँ पैसा लौटाने से वह रात नहीं मिटेगी। जब तुमने अपनी बेटी का भविष्य छोड़कर मेरी जान बचाने की सोची थी, मैंने उसी डर का इस्तेमाल किया। ईशानी की आंखें नम हुई, लेकिन उसने तुरंत उन्हें गले नहीं लगाया। उसने कहा, मैंने पैसे खोने का दुख सह लिया होता। सबसे बड़ा घाव यह है कि आपने जानबूझकर मेरे अच्छे होने की मजबूरी बनाई। आपको पता था कि मैं बीमारी के सामने ना नहीं कह पाऊंगी। सुधा ने सिर झुकाया। मैंने तुम्हारी करुणा को कमजोरी समझा। करुणा कमजोरी नहीं है, लेकिन अब उसकी सीमा होगी। सुधा ने पहली बार यह सीमा स्वीकार की। उन्होंने पूछा कि क्या ईशानी उन्हें कभी माफ कर पाएगी? ईशानी ने उत्तर दिया, माफी कोई त्योहार की मिठाई नहीं है जो एक दिन बांट दी जाए। अभी मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि आपसे नफरत करके अपना जीवन ना बिगाड़ूं। भरोसा फिर बनेगा या नहीं, यह आपके आने वाले व्यवहार से तय होगा। सुधा ने धीमे से हामी भरी। 18 लाख वापस मिलने के बाद निखिल ने फ्लैट की बुकिंग फिर शुरू करने की बात की, लेकिन ईशानी ने कुछ समय प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उसने पैसे का एक छोटा हिस्सा आराध्या के भविष्य के लिए सुरक्षित किया और बाकी का फिलहाल सावधि जमा में रखा। कंपनी के आयात वेतन कोष के लिए उसने अपनी ओर से अलग योगदान दिया, लेकिन परिवार की बचत और कंपनी का पैसा स्पष्ट रूप से अलग रखा गया। कुछ महीने बाद कारखाने में नई व्यवस्था स्थिर हो गई। तन्वी नियमित नौकरी पर जाने लगी। यशवर्धन ने एक छोटी परिवहन कंपनी में वेतन पर काम शुरू किया, जहां उसे हर खर्च की रसीद और हर डिलीवरी का प्रमाण देना पड़ता था। उसके लिए यह सबसे कठिन दंड था। पहली बार उसने ऐसे नियमों के भीतर रहना रहा था जिन्हें वह वर्षों तक अपमान समझता था। सुधा का अपने छोटे बेटे से संबंध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे गुप्त रूप से पैसा देना बंद कर दिया। जब उसने एक बार फिर निजी खर्च के लिए सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि वह निखिल या ईशानी से छिपाकर कुछ नहीं देंगी। यशवर्धन नाराज होकर चला गया, लेकिन इस बार सुधा उसके पीछे नहीं दौड़ी। 1 वर्ष बाद नवरात्रि फिर आई। उसी सामुदायिक मैदान में गरबा आयोजित हुआ, जहां सफेद एसयूवी का अधूरा समारोह हुआ था। त्रिवेदी परिवार इस बार किसी विशेष घोषणा का केंद्र नहीं था। ईशानी आराध्या के साथ सामान्य मेहमान की तरह पहुंची। बच्ची गुलाबी चिया चोली में डांडिया घुमा रही थी। सुधा थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। अब वह किसी को अपनी बीमारी, त्याग या अधिकार की कहानी नहीं सुना रही थी।
निखिल उनके लिए पानी लेकर आया, लेकिन कंपनी की कोई फाइल या निर्णय उनकी बातचीत का हिस्सा नहीं था। तन्वी भी वहां आई। उसने साधारण लहंगा पहना था और अगले दिन की नौकरी के कारण जल्दी लौटने की बात कही। उसने ईशानी को देखकर सिर झुकाकर अभिवादन किया। दोनों के बीच अभी आत्मीयता नहीं थी, लेकिन खुली शत्रुता भी नहीं रही। यशवर्धन कार्यक्रम में नहीं आया। वह एक डिलीवरी के सिलसिले में भोपाल गया था। उसने पहली बार अपनी अनुपस्थिति के लिए किसी से झूठ नहीं बोला था। ढोल की आवाज तेज हुई तो आराध्या दौड़कर ईशानी का हाथ पकड़ने लगी। माँ, आप भी जांचिए। ईशानी ने पीछे खड़े निखिल की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहले जैसे थकान नहीं थी। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ईशानी नृत्य के घेरे में चली गई। उसे यह भ्रम नहीं था कि परिवार पूरी तरह ठीक हो गया है। कुछ रिश्ते सीमाओं के साथ बचे थे, कुछ भरोसे दोबारा बन रहे थे और कुछ शायद कभी वापस नहीं आते। लेकिन अब किसी की बीमारी, आंसू, उम्र या मातृत्व उसके निर्णय छीनने का अधिकार नहीं रखते थे। उसने समझ लिया था कि परिवार के लिए त्याग करना प्रेम हो सकता है, पर अपनी गरिमा, अपने बच्चों का भविष्य और सत्य की पहचान छोड़ देना प्रेम नहीं होता। वह भय से पैदा हुई आधीनता होती है, और जिस घर में हर गलती को रिश्ते के नाम पर ढक दिया जाता है, वहाँ सबसे कमजोर व्यक्ति वह नहीं होता जो सवाल पूछता है। सबसे कमजोर वह होता है जिसे कभी अपने कर्मों का परिणाम देखने ही नहीं दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।